हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम जेआरएफ क्वालिफाइड एंड रिसर्च स्कॉलर एट बीएचयू। तो आज आपके लिए एक बेहद ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो वीडियो रहेगी ना, आप मेरी गारंटी है कि पूरी देख के जाना। आई नो आप लोग का मन करता है बीच में कि हम लोग स्किप कर देते हैं, बट आई एम गारंटिंग यू, अगर आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स में, मार्केट्स में जितनी भी आपको दिक्कतें आती है ना, ये मेरी गारंटी है कि आज की वीडियो ख़त्म करने के बाद आपको उसमें से एक भी दिक्कत ना आए और आप पेपर के लिए तो रेडी हो गई। अब दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात ये है कि जहाँ दिक्कत आएगी एनटीए वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो या कहीं से भी उठा लो, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो किस किस के लिए रेलिवेंट है। ये वीडियो आपकी जो भी कॉमर्स का पेपर देने वाले हैं, एनटी यूजीसी नेट का, मैनेजमेंट का देने वाले हैं, एंड साथ ही साथ जो क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि उनके में भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स का आता है। तो बिना देर करे आपको फटाफट आज फॉर्म्स ऑफ मार्केट के थ्रू हम लोग लेते हुए चलेंगे इस सफ़र पे, और इतने अच्छे से विद डायग्राम समझेंगे कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे बारे में जान लेते हैं। माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम जीआरएफ क्वालिफाइड एंड रिसर्च स्कॉलर एट पीएचयू। चलिए, तो पहली मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, पहली मार्केट हमारी कौन सी है? विच इज़ परफेक्ट कंपटीशन। क्या नाम है इसका? परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा देखो, एक चीज यहां से ध्यान से समझते हुए चलना, जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, ये आपका बेस बनाएगी। क्या बनाएगी? मैं ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। ये आपका बेस बनाएगी बाकी सभी मार्केट्स के लिए। ऑल मार्केट्स जो भी इसके बाद आने वाली हैं, ये सबका क्या बनाएगी? बेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे, उन्हीं को हम आगे की मार्केट्स में क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। यानी जो और हमारी मार्केट्स आएंगी, वो इसी को बेस बनाते हुए आपकी डेवलप होती हुई चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या कह रहा है? इट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पे बहुत सारे बायर्स हैं एंड बहुत सारे क्या हैं? आपके सेलर्स, यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। और यहाँ पे आपका कैसा प्रोडक्ट सोल्ड होता है? होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस का पहले मैं मतलब बता दूं आपको। होमोजीनियस मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। ठीक है। और एक वर्ड होता है आपका हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस भी अभी हम आगे देखते हुए चलेंगे। तो हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? जो कि डिफरेंशिएटेड होता है, यानी एक दूसरे से जो थोड़ा अलग प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मान लो मैं कोई साबुन बेच रहा हूँ, तो जो दूसरा भी बंदा होगा वो सेम साबुन बेच रहा होगा इस वाले कंपटीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो, ध्यान से सुनना, यानी आपका जो ब्रांड है, शेप है, साइज, सब में सिमिलर है। क्या है? सब में सेम है। यानी एक ही ब्रांड होगा, एक ही शेप होगा, एक ही साइज होगा। अच्छा, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या रियलिटी में ऐसा कभी भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक ऐसे सामान आपको मिल रहा है जो कि ब्रांड, शेप, साइज में सिमिलर है अपने सब्स्टिट्यूट के साथ? यानी मेरी जो राइवल फर्म है, जो मुझसे compete करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं एक साबुन बनाता हूँ ए का, ए नाम से, और दूसरा बंदा बनाता है बी नाम से। हम दोनों सेम ब्रांड का साबुन बेचे, सेम से शेप हो, सेम साइज हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। दैट इज वाई परफेक्ट कंपटीशन जो है, क्या है कि ये इमेजिनरी, ये हम एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट मानते हैं, जो कि आपका रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा सर, आपने तो बोल दिया कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? एक्चुअली हम पढ़ इसलिए रहे हैं इसको, क्योंकि ये आपको बेसिक क्लियर करेगा। क्या क्लियर करेगा? बेसिक क्लियर करेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स ने इस मार्केट को बनाया ही इसीलिए है, जिससे कि क्या हो सके, आपके बेसिक सेट हो जाएं और फिर इससे आप आपकी अगली मार्केट्स को पढ़ते हुए चले। चलिए, तो पहला, जैसा कि हमने ऑलरेडी इसके कुछ फीचर्स में से पढ़ चुके हैं कि आपका क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यानी बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे आपके अवेलेबल रहते हैं। अभी सेकंड पॉइंट समझते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। अच्छा, होमोजीनियस प्रोडक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे। ब्रांड भी सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे ना ये पॉइंट समझना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसमें लोगों को दिक्कत रहती है, तो मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो, एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या होता है? एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है, मान लीजिए एक मार्केट है ये,
इस मार्केट में 5 लोग काम करते हैं, ठीक है, 5 लोग वर्क करते हैं। मान लो किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या कोई एक बंदा उसमें से निकल सकता है? यस, छोड़ के तो जा सकता है ना भाई, मैं अपना बिजनेस वाइंड अप करके इजीली निकल सकता हूँ। तो एग्जिट तो मैं फ्रीली आराम से कर लेता हूँ, कभी भी एग्जिट कर सकता हूँ मार्केट में से। क्या मेरी मार्केट में एंट्री इजी है? यस, कोई सिक्स्थ पर्सन इस मार्केट में आना चाहे वो भी आ सकता है, अपनी दुकान खोल सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है, परफेक्ट कंपटीशन में जो एंट्री और एग्जिट है वो फ्री होती है, कोई बैरियर नहीं लगा होता, आप इजीली वहां पे जा सकते हो, कोई भी बंदा वहां जा सकता है और अपना सामान सेल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो सेलिंग कॉस्ट, कोई भी आपको कॉस्ट नहीं पड़ती सेल करने की। इसका मतलब क्या हुआ? देखो सेलिंग कॉस्ट पहले तो समझो होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने ना एक टीवी बनाया, मान लो मैंने एक टीवी बनाया, ठीक है, और सामने वाले ने भी एक टीवी बनाया। अगर मेरा टीवी दूसरे वाले के एकदम सेम है, शेप, ब्रांड, साइज सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मैं कह रहा हूं एकदम आइडेंटिकल कॉपीज हैं, तो क्या मेरी सेलिंग की कॉस्ट आएगी? कुछ बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कल को मान लो ये बंदा मार्केट में जाके एडवर्टाइजमेंट दे अपनी टीवी की, क्योंकि मेरी भी सेम है ब्रांड, उसकी भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट करने जाएगा तो मेरी भी तो एडवर्टाइजमेंट कर देगा। मतलब वो जो अपने आइटम की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा तो मेरी भी एडवर्टाइज हो जाएगी, मेरा भी सामान बिक जाएगा उसी के नाम से, क्योंकि सेम है सब कुछ। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे आपको कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं आती, आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, कोई अलग से खर्चे, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस नहीं उठाने पड़ते। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, नो सेलिंग कॉस्ट। चलिए इसके बाद आता है परफेक्ट मोबिलिटी अमंग फैक्टर्स। अच्छा, अगर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स 12th में पढ़ी है तो हमको पता होगा हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ये हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, मैं बस एंटर लिख रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर समझ जाइएगा। सो बेसिकली इनका मतलब क्या है कि हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल खाली लेबर और कैपिटल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज़ बनानी है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं उसको क्या बना लूँ, एक बार मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर देता हूँ, या तो मैं क्या बना लूँ, क्या, या तो मैं उसकी मशीनरी बना लूँ, मतलब कैपिटल लूँ, मशीनरी में इन्वेस्ट कर दूँ और उससे आइटम प्रिपेयर कर लूँ, या तो मैं लेबर से हैंडमेड बनवा लूँ, तो मैं या तो लेबर का खर्चा करूंगा या कैपिटल खर्चा लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब ये है कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट में इजीली मूव कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, मार्केट मैंने गलत बोल दिया, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट का मतलब मेरा ये है कि एक फर्म से दूसरी फर्म में आप इजीली मूव कर सकते हो। यानी मान लो अगर मैं ए कंपनी हूं और दूसरा बी कंपनी है, ठीक है, हमारी ब्रांड भी सेम है, तो मैं इसलिए बोल देता हूं कि जो हम आइटम बनाते हैं वो सेम ही बनाते हैं, बस खाली मैं कह रहा हूं नाम अगर मैं चेंज करके अभी फिलहाल बात कर रहा हूं, ठीक है। तो या तो मैं मशीनरी से बनाऊंगा या मैं लेबर से बनवा सकता हूं, लेकिन जो ये लेबर और मशीनरी है ना, कैपिटल है, ये आपस में भी आपकी मोबिलिटी होती है, यानी वो आपस में एक दूसरे की मार्केट में इजीली मूव कर सकते हैं। मान लो बी वाला चाहे तो ए वाली लेबर को अपने पास ला सकता है, ए वाला चाहे बी को भेजना तो वो भी भेज सकता है या उससे भी मंगा सकता है, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेबर अपने आप किधर भी मूव कर सकती है, उसके लिए परफेक्ट मोबिलिटी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगेन, क्योंकि सब परफेक्ट है तो मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन भी परफेक्ट होगी। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन परफेक्ट होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर बंदे के पास जो मार्केट में सामान बिक रहा है उसकी फुल इंफॉर्मेशन है। फुल इंफॉर्मेशन का मतलब कि आप जो सामान सेल कर रहे हो उसके बारे में सबको पता है, तो आपका कोई अननोन या अनवांटेड फायदा नहीं उठा सकता। किस रिस्पेक्ट में? कि अगर आपको मार्केट में नहीं पता होता कि भाई कितने रुपए का सामान बिकता है, तो आप गए तो सामने वाला लूट सकता है, आपको 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच सकता है। बट क्योंकि आपके पास, सबके पास हम मान रहे हैं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन है मार्केट के बारे में, यानी हर एक के पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? जीरो। चलिए, तो आई होप परफेक्ट कंपटीशन क्लियर हो रहा हो थोड़ा थोड़ा। अभी हम इसको और डेवलप करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अब हम समझ रहे हैं क्या, परफेक्ट कंपटीशन में एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसे आता है। पहले हम किस अप्रोच से समझेंगे, ध्यान से समझना, हम लोग समझेंगे टीआरटीसी की अप्रोच से। किससे समझेंगे? टीआरटीसी की अप्रोच से। अच्छा एक बात देखना, ठीक है, ध्यान से समझना, टीआर क्या होता है? मेरा टोटल रेवेन्यू। क्या होता है? मेरा टोटल रेवेन्यू। और टीसी क्या होता है? मेरा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट।
अच्छा, मान लो मैंने रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, सेल्स मान लेते हैं फिलहाल। मान लो मैंने 50,000 रुपए की सेल्स करी और मेरे को उसकी कॉस्ट जो पड़ रही है, मान लो वो 20,000 रुपये पड़ रही है। तो क्या मेरा प्रॉफिट आ जाएगा ये, मतलब मैंने 50,000 की चीज बेच दी और मेरी को कॉस्ट उसकी 20,000 रुपये पड़ी थी, तो क्या मैं 30,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूँ? बिल्कुल कमा रहा हूँ। अच्छा, सिचुएशन उल्टी कर देते हैं। मान लो मेरी सेल्स होती 20,000 रुपए की और मेरी कॉस्ट होती 50,000 रुपए की, तो क्या मैं 30,000 रुपए के लॉस पे होता? बिल्कुल होता। तो कहने का मतलब ये है कि हम टीआरटीसी से क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं। और उस प्रॉफिट एंड लॉस से हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं या क्या डिसाइड कर पाते हैं, अपना इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे मार्केट आना चाहती है, वो सेल करना चाहती है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है। ध्यान से सुनना क्या बोला है मैंने वर्ड। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहां पे हर मार्केट आना चाहती है और वहां पे वो कोशिश करती है कि वो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही हो। क्या कर रही हो? सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट है हमारा। एक्स एक्सिस पे क्या है? आउटपुट है। अच्छा, एक बार ध्यान से देखना, टीसी क्या बनाया है मैंने, टीसी हमारा बनता है 45 डिग्री एंगल का कर्व। अच्छा, टीसी 45 डिग्री एंगल का कर्व क्यों बनता है, इसका एक आपको एग्जांपल बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे टीसी में क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। क्या होती है? फिक्स कॉस्ट होती है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या होता है, क्या वो फिक्स रहती है हर आउटपुट, मतलब हर लेवल ऑफ आउटपुट पे? मान लो मैंने को 50 आउटपुट बनाना है तो भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 रहेगी। मेरे को 100 आउटपुट बनाना है तो भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 रहेगी। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वो चेंज होती जाएगी। मान लो मैंने 10 बनाए और वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए पर यूनिट थी, तो 10 के हिसाब से मेरी कितनी लगेगी, अगर मैं 10 बनाता हूँ तो वो हो जाएगी 50। मान लो मैं अगर ये यूनिट्स बढ़ा लेता हूँ 20, तो 5 के हिसाब से 20 हो जाएगी मेरी, ये कितनी हो जाएगी 100। तो मेरी वेरिएबल यूनिट बढ़ती है, क्योंकि एक फिक्स कंपोनेंट है तो वो हमेशा रहेगा। फिक्स कंपोनेंट जो होगा वो आपका जीरो कॉस्ट पे भी पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट मेरी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट मेरी जीरो, मतलब जब मैं एक आउटपुट नहीं भी बना रहा, मैं कुछ भी नहीं बना रहा, तब भी मुझे कुछ रुपए देने पड़ते हैं। जैसे रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस मान लो मेरे हैं, फिक्स हैं जो, तो वो मुझे देने ही पड़ेंगे, चाहे मैं आउटपुट करूं चाहे नहीं करूं। तो जो है मेरा टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। अब जीरो से स्टार्ट होने के बाद ये ऊपर स्ट्रेट लाइन जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल कॉस्ट का भी एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ पे एक डायग्राम समझा देता हूँ इसका, फिर हम मिटा देंगे इसको। देखो, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और ये क्या होती है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है हर आउटपुट पे, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती जाती है विद जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाते हो। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका जो टीसी निकल के आती है मेरी, जो टीसी आती है वो कैसे आती है, टीवीसी प्लस टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो उसी को मिला करके ये हमने डायग्राम बना दिया है। चलिए, अब देखो, मैंने क्या बताया कि जब हमारा, देखो यहाँ पे देखना, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट हमने डिस्कस करा था। जब मेरा रेवेन्यू, ध्यान से देखो, ये 50,000 था, मैं एक बार मैं ना हाईलाइट करूंगा, ध्यान से देखना। देखो, जब मेरा रेवेन्यू कितना था, 50,000 रुपए, और उसमें से 20,000 माइनस करे तो प्रॉफिट आया था, यानी रेवेन्यू, टी आर ग्रेटर देन टीसी था। यहाँ पे क्या था, टी आर ग्रेटर देन टीसी, और यहाँ पे टी आर लेस देन टीसी, तो लॉस आया था। अब वापस आ जाते हैं। देखो, क्या इस सिचुएशन में ये जो लॉस जा रहा है, ये यहाँ पे क्या, ये वाला टीआर का कर्व देखना, ये टीआर का कर्व है। क्या टीआर का कर्व टीसी के कर्व से ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। तो क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। जो मेरा टीआर का कर्व है वो क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड दीजिएगा।
चलिए तो वापस आ गए हैं। एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे जो हमने लिख दिया है ये गड़बड़ लिख दिया है। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे इसको काट दिया जाए, ये आपका होगा टीसी और ये आपका क्या हो जाएगा टीआर। क्या हो जाएगा, इसको मैं फिक्स कर दूंगा पीडीएफ में। अच्छा एक बात बता दूं, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको साइड में, इस साइड पे आप नीचे देखेंगे तो एक क्यूआर कोड दिखा होगा, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे मैं टीआरटीसी भी आपको फिक्स करके दे दूंगा, तो फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर आप स्कैन करके नहीं कर रहे हैं तो नीचे @मोहक रैतानी JRF भी लिखा होगा, जो आप टैग लिखा है वो भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। चलिए तो वापस आते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा जो 45 डिग्री लाइन जाती है वो किसकी जाती है, टोटल रेवेन्यू की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल रेवेन्यू, सॉरी टोटल कॉस्ट मेरी ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू के मुकाबले यहाँ पे, तो ये क्या है, इस एरिया में लॉस दिख रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे क्या हो गया, आपकी टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो गया कंपेयर टू टोटल कॉस्ट। क्या ज़्यादा हो गया, टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया मेरा, अगेन टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो गई टोटल रेवेन्यू से, तो क्या आ गया, लॉस। अच्छा एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे आएगा इसमें, क्या मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मैंने पॉइंट जोड़ दिए यहाँ पे, आप देखोगे तो लाइन मैंने आउटपुट ले आया यहाँ से, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था वहां मैं आउटपुट ले आया। क्या इस पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम आएगा, ध्यान से सोच के बताना। जी नहीं, क्यों, क्योंकि ये इस पॉइंट पे हम लोग क्या कमा रहे हैं, ब्रेक इवन कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी आप जीरो प्रॉफिट कमा रहे हो। जब आप जीरो प्रॉफिट कमाते हो तो आपकी सिचुएशन क्या होती है, ब्रेक इवन की। तो आप इस पॉइंट पे Q1 पॉइंट पे आउटपुट पे नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अच्छा क्या Q2 पे कर सकते हैं, यस Q2 पे बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट कमा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, Q2 पे करने की कोशिश करोगे या थोड़ा सा और आगे बढ़ के Q3 तक जाने की कोशिश करोगे, क्या करोगे, ध्यान से सुनना। क्या आप Q2 पे प्रोड्यूस करोगे या Q3 तक जाने की कोशिश करोगे या थोड़ा Q3 से पहले कर लोगे। ठीक है, कोशिश करोगे कि Q3 से पहले कर लो, क्योंकि ये भी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, TRTC यहाँ भी बराबर है, ये भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ Q2 पे करते हो तो आप क्या ये वाला प्रॉफिट मिस कर दोगे, बिल्कुल मिस कर दोगे। तो अगर आपको प्रॉफिट उठाना है तो आप थोड़ा आउटपुट और बढ़ा के कुछ लेवल तक जा सकते हो और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। चलिए आई होप टीआरटीसी अप्रोच फुल्ली तरीके से क्लियर हो गई हो। अब हम समझते हैं एमआरएमसी अप्रोच। ध्यान से देखना, सेम सिचुएशन है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू मैंने ली हुई है, यहाँ पे मैंने अगेन आउटपुट लिया है Q1 Q2 Q3। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे भी हम समझते हैं, देखो मैंने क्या खींची है, AR इक्वल टू MR की लाइन खींची है और ये मैंने मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से कट करा दी है नीचे से। देखो ये कर्व की एक्सप्लेनेशन अभी मैं और अच्छे से देने वाला हूं आपको बाद में जा करके, क्यों, क्योंकि हम एक एक चीज को अच्छे से और क्लैरिटी से समझेंगे। फिलहाल हम समझते हैं, देखिए टीआरटीसी की बात करते हैं, सॉरी एमआरएमसी के अप्रोच पे आ गए हैं। देखो पहली बात, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, ये आपके पेपर में आता है, ध्यान से सुनना। जो आपकी पहली इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है वो क्या होती है कि आपका एमआर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड मेरी कंडीशन होती है कि एमआर को क्या करना चाहिए, इट मस्ट कट, ध्यान से सुनना, एमसी फ्रॉम बिलो, यानी एमआर को क्या करना चाहिए, एमसी को नीचे से काटना चाहिए। ध्यान से सुनना, नीचे से होते हुए जब एमआर को काटेगी तभी आपका इक्विलिब्रियम आता है। अच्छा अब मेरी बात समझना, ये मैंने ए आर इक्वल टू एम आर ड्रॉ कर दिया है, ये एमसी की लाइन काटी मैंने। क्या इस पॉइंट पे मैं इक्विलिब्रियम में आ सकता हूं, क्या मैं इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में आ सकता हूं, क्योंकि आप देखो ये जो MC है ये क्या है मेरा, ये MC है, अगेन ये MC कर्व है और ये वाली लाइन किसकी है, MR की। क्या ये इस पॉइंट पे काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं। तो क्या मैं इस आउटपुट पे नहीं प्रोड्यूस कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि क्या MR इक्वल टू MC पे हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या वही सफिशियंट कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए। जी नहीं, क्यों नहीं, वो भी जानना है कि सेकंड कंडीशन की हमें नीड क्यों पड़ रही है। अगर मैं आउटपुट Q1 रख देता हूं, ये देख लो ये Q1 वाला आउटपुट, तो क्या मैं ये वाला प्रॉफिट कमा पाऊंगा, ये जो आगे जाने के बाद मेरा ये जो इतना सारा ये प्रॉफिट येलो में जो चमक रहा है अलग से एकदम ग्लो कर रहा है, तो क्या मैं ये प्रॉफिट कमा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं।
दैट इज वाई अगर जब मैं नीचे से इसको कट कर रहा हूं तो ये वाला सारा प्रॉफिट कमा लूंगा मैं। ध्यान से देखना, ये वाला सारा प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा, Q2 पे प्रोड्यूस करना होगा, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, जहां पे मेरा Q2 है। अच्छा एक बात और समझो, क्या मैं आउटपुट, मैंने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या किया, मैंने कहा कि मैं आउटपुट बढ़ा देता हूं जिससे कि मैं ये Q1 से Q2 के बीच का प्रॉफिट कमा सकूं, यही बोला मैंने। अच्छा क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती कि मैं और आउटपुट बढ़ाने के लिए, मैं प्रॉफिट के लालच में आऊंगा ना कि भाई आउटपुट बढ़ा रहा हूं तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या मैं लालच में आके और प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ, Q3 तक जा सकता हूँ? जा सकता हूं, लेकिन मेरे साथ धोखा क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं आगे जाऊंगा मेरा MC ऊपर जा रहा है। ध्यान से देख लो, कट करने के बाद MC नीचे नहीं आता है, कट करने के बाद MC, ध्यान से देखना, कट करने के बाद MC ऊपर की तरफ निकल जाता है। और ऊपर की तरफ होने से क्या होती है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है रेवेन्यू से तो ये आपको क्या होने लगते हैं, लॉसेस। इसीलिए मेरा Q3 आउटपुट भी सफिशिएंट नहीं है, वहां पे मेरा इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। तो अभी तक हमने इक्विलिब्रियम TRTC से समझ लिया, और हमने इक्विलिब्रियम आपका परफेक्ट कंपटीशन में भी समझ लिया है MRMC की अप्रोच से। अब हम चल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने। देखो अब जो मैं टेबल सिखाऊंगा ना, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी। क्या होती हुई चलेंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्राइस लिया है, यहाँ पे क्वांटिटी लिया है, यहाँ पे TR, यहाँ पे AR और MR लिया है। प्राइस मैंने फिक्स रखा है 10 10 10 10 और 10। प्राइस में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। अभी ये मैं किसके अंडर समझा रहा हूं आपको, चीजें ध्यान से समझना, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर प्राइस कैसे फिक्स है? क्या बोला मैंने, सर प्राइस कैसे फिक्स है परफेक्ट कंपटीशन में? देखो परफेक्ट कंपटीशन में जो आपकी क्या होती है, फर्म होती है आपकी प्राइस टेकर, और इंडस्ट्री होती है प्राइस मेकर। इसीलिए जो प्राइस होता है ना वो फिक्स होता है। क्या होता है, प्राइस जो है आपका फिक्स होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि चलो पहले प्राइस मेकर और यही समझ लेते हैं, देन हम आते हैं प्राइस टेकर वर्सेस प्राइस मेकर समझ लेते हैं। ध्यान से सुनना, फिर आपको समझने में इजी होगी। परफेक्ट कंपटीशन के हमने क्या फीचर पढ़े थे कि भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, और आप होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हो, है ना, सबके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन मार्केट की है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, ठीक है, और कोई भी आपको एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट नहीं करनी पड़ती, आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो। अब जब आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो क्या कोई एक पर्टिकुलर बंदा मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता मार्केट को इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि सब सेम चीजें बेचते हैं। जब सब सेम चीजें बेचेंगे तो मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई बंदा प्राइस बढ़ा के बेचने की कोशिश करेगा तो उसके साथ क्या होगा? ध्यान से सोचना, एक मार्केट में एक प्रोडक्ट बिकता है जो हर दुकान पे सेम बिकता है, और हर कोई 10 रुपए में बेचता है। अगर कोई एक बंदा आके बोले मैं इसको 15 रुपए में बेच रहा हूं, कोई भी उसने चेंजेस नहीं करे प्रोडक्ट में, सेम प्रोडक्ट है, एक समझदार इंसान क्या कभी उससे प्रोडक्ट खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। इसीलिए कोई भी बंदा प्राइस बढ़ा ही नहीं पाता। अब समझते हैं इसके बारे में, आओ, प्राइस टेकर वर्सेस प्राइस मेकर पेपर में आता है, और अगेन कंफ्यूजन होती है आपको, तो आप समझ जाओगे कि होता क्या है। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, जहां पे आपके डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपकी एक प्राइस आती है, ये क्वांटिटी, जब डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं तो क्या डिसाइड होता है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैं एक बार ना अब हाइलाइटर का यूज करूंगा जिससे आपको मैं समझा सकूं। एक सेकेंड, चलिए, तो देखो हाइलाइटर से देखो, ये मैंने एक डिमांड कर्व बनाया, ठीक है, और ये मैंने क्या बनाया? सप्लाई कर्व। इन दोनों को बनाने से ये मेरा एक इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया। अच्छा ये कौन डिसाइड करती है इक्विलिब्रियम? यहाँ पे मार्केट। क्या डिसाइड करती है? मार्केट। अब आप पूछोगे सर मार्केट और इंडिविजुअल फर्म में डिफरेंस क्या है? देखो मार्केट और इंडिविजुअल फर्म का डिफरेंस ये है कि अगर मैं बोलूं एक कंपनी, ठीक है, या एक फर्म, तो वो क्या है? इंडिविजुअल। वो क्या है? इंडिविजुअल फर्म। और मार्केट कैसे बनती है? जब यही मिला करके 50-100 लोग सब मिल जाते हैं जो इस मार्केट का पार्ट है, जो यहाँ पे सामान बेचते हैं, तो ये मिल करके क्या कहलाते हैं? मार्केट।
तो मार्केट मतलब टोटैलिटी में पूरी मार्केट, जहां पे सब इंडिविजुअल फर्म्स इन्वॉल्व हैं, वो मिलके एक प्रोड्यूस डिसाइड करती हैं। क्या डिसाइड करती हैं? कि इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड करती है। जहां ये इंटरसेक्ट करे, ये क्या आ गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये क्या हो गया? यहीं पे मेरा ये प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड हो गई। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट ने डिसाइड करा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यही जो आपका प्राइस है, ध्यान से सुनना, ये जो प्राइस है यही मार्केट किसको दे देती है? फर्म को। किसको दे देती है? फर्म को। तो ये फर्म का हमने ग्राफ बना रखा है इधर। पीछे वाले ग्राफ मेरा यहाँ पे मैंने मार्केट का बनाया था। अब मैं उससे राइट साइड आया, यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर एक बंदे का देख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने प्राइस सेट करके दे दिया है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मार्केट ने प्राइस सेट करके दे दिया है, क्या इंडिविजुअल फर्म प्राइस चेंज कर सकती है? नहीं। क्या बोला सर आपने? इंडिविजुअल फर्म प्राइस चेंज नहीं कर सकती? अरे यही तो बात मैं भी बोल रहा था, जब कोई फर्म प्राइस चेंज नहीं कर सकती तो वो प्राइस मेकर हुई क्या? नो, वो हुई प्राइस टेकर। इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म को प्राइस टेकर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट का प्राइस लेके उसी प्राइस पे अपना प्रोड्यूस बेचती है। तो मार्केट क्या हो गई? प्राइस मेकर। और फर्म क्या हो गई? प्राइस टेकर। अच्छा, फर्म क्या कर सकती है? फर्म अपना अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहती है तो क्या कर सकती है? इसी प्राइस पे अपने आउटपुट को बढ़ा बढ़ा के बेच सकती है। प्रॉफिट कमाने का यहाँ पे एक ही तरीका है कि आप आउटपुट ज्यादा बेचो। यहाँ पे आपका प्रॉफिट कमाने का ये तरीका नहीं है कि आप कोई और ट्रिक्स अपना लो जहाँ पे आप प्राइस बढ़ा लो या घटा लो, जहाँ से आप पैसा ज्यादा बना सको। यहाँ पे आपके पास ओनली ऑप्शन कमाने का है, आउटपुट बढ़ाओ। तो जब आप आउटपुट बढ़ाओगे तो आप क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। अच्छा सुनो, क्या कोई इसके ये P1 मान लो मार्केट ने प्राइस दिया था, क्या कोई बंदा P2 पे जाके बेच सकता है? प्राइस बढ़ा के बेच सकता है, लेकिन उसके बाद उसके पास कुछ कमाने को नहीं बचेगा, क्योंकि पैसा आप क्या कर लेगा? क्योंकि P2 पे अगर आप बेचने की कोशिश करोगे तो आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा। चलिए, तो आपको यहां से ये समझ आ गया कि प्राइस तो फिक्स ही रहेगा, प्राइस कोई चेंज नहीं कर सकता। अब आते हैं वापस। अब आप समझ गए होगे मैंने यहाँ पे प्राइस 10 10 10 क्यों रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली है। चलिए, अगर आपको ये क्लैरिटी मिली है तो अगले पे आते हैं। मैंने क्वांटिटी रखी 50, 100, 150, 250, 200, 250, ठीक है। मैंने प्राइस भी रख दी है यहाँ पे और क्वांटिटी भी रख दी है। तो आप ध्यान से देखना, प्राइस और क्वांटिटी के बाद मेरा टीआर आता है। टीआर का फॉर्मूला आपका होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो जब हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करते जाएंगे मल्टीप्लाई करके, तो क्या मेरा टीआर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने वही टीआर रखा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। 50 इंटू 10 करेंगे तो 500, 100 इंटू 10 करेंगे 1000, 1500, 2500, 2000, 2500। बस मैंने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा दिया है और आपका ये आया है टीआर। अच्छा, एआर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनना, एआर को निकालने का फॉर्मूला होता है आपका टीआर डिवाइडेड बाय क्यू। क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, यानी जो भी मेरा रेवेन्यू है उसको मैं जब आउटपुट से डिवाइड कर देता हूँ क्वांटिटी से, तो मेरा क्या आ जाता है? टोटल रेवेन्यू। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरा टीआर कितना था? 500। और 500 को मुझे किससे डिवाइड करना है? क्वांटिटी से, 50 से। तो अगर मैं 500 को 50 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 10 आएगा। फिर यहाँ पे कितना था? 1000। 1000 को मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 10। तो मैंने इस तरीके से ये सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। यार एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, शायद आपके भी माइंड में आया हो, ध्यान से सुनना। क्या प्राइस और एआर बराबर नहीं है हर जगह? क्या प्राइस और एआर बराबर नहीं है हर जगह? आप देखो, हर आउटपुट पे चाहे 50 बेच रहा हूं चाहे 100 बेच रहा हूं, 10 10 आ रहा है, इधर भी 10 10 आ रहा है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? आप ध्यान से सुनना, एक बार मैं आपको यहां समझा देता हूं, फिर हम ये डिस्कस कर लेंगे बाद में। देखो, एआर का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर बाय क्यू। बिल्कुल सही बात है। टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या टीआर को मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहीं पे मैंने सिखाया था आपको, देखो, प्राइस इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? टीआर। ठीक है, तो क्या अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ टीआर की जगह प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी? बिल्कुल। क्वांटिटी से क्वांटिटी कट गई तो क्या ए आर इक्वल टू प्राइस आ गया? बिल्कुल आ गया भाई, ए आर इक्वल टू प्राइस आ गया। तो ए आर और प्राइस क्या होते हैं? सेम होते हैं, ये ध्यान देना। ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका प्राइस हो जाता है। चलिए, अब इसी के साथ साथ मैं एम आर निकाल लेता हूं। एम आर कैसे निकलता है? डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा टी आर का मतलब होता है चेंज, टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है और जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, क्या पहले लेवल का आउटपुट, यानी ये जो 50 लेवल के आउटपुट है, यहाँ पे एमआर निकल सकता है? नहीं, क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं है देखने के लिए। चेंज कैसे देखते हैं? नेक्स्ट आउटपुट पे बताता हूँ।
ये सब मिटा लेता हूँ मैं एक बार, ध्यान से देखना चेंज कैसे देखते हैं। चेंज के लिए मैंने क्या बोला है कि मैं क्या कर रहा हूँ, टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आर, यानी चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। तो चेंज इन टी आर ये देखो कितना है, 500 से 1000 हुआ, तो कितना चेंज आया टोटल, 1000 में से अगर मैं 500 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 500 का चेंज। और यहाँ पे कितने का चेंज आया है, 100 में से 50 माइनस कर दूं, 50 का चेंज। और यहाँ पे कितना आया था, 500 का। तो मैंने यही कर दिया, 500 को डिवाइड किया 50 से, तो क्या आया, 10। ऐसे ही आगे देखते हैं, 100 से 150 गए तो कितना, 50 का चेंज। यहाँ पे कितने का चेंज आया आपका, 500 का। तो 500 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ गया, 10। सेम मैंने आगे भी निकाल दिया। अच्छा एक बात समझो, क्या यहाँ पे एमआर भी सेम आ रहा है, वाह 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 मोदी जी वाह। एआर भी सेम ला दिया आपने, तो सॉरी एमआर भी सेम ला दिया। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ध्यान से समझना, परफेक्ट कंपटीशन में आपका ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस होता है। आई थिंक आज बहुत लोगों को ये क्लैरिटी मिली होगी, वरना ये डायग्राम देख के तो पल्ले नहीं पड़ते। ए आर एम आर प्राइस क्या होते हैं, सेम परफेक्ट कंपटीशन में। ध्यान से सुनना, अभी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ए आर एम आर प्राइस सेम। अच्छा एक चीज देखो, अगर ए आर एम आर प्राइस सेम है, यानी एक पर्टिकुलर प्राइस होगा 10 रुपए, जैसे हमने डिसाइड कर दिया। मैं ना यहाँ पे प्राइस बना लेता हूँ ये वाले एरिया में। अब मैं आपको इसके डायग्राम भी समझा देता हूँ, टी आर एम आर और ए आर कर्व। देखो प्राइस बना देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 0 था, 1 2 3, इतना नहीं, ऐसे 2 का गैप ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10। मान लो ये 10 प्राइस था, जहां पे हमने क्या देखा था, सब कुछ बराबर है। तो क्या मैं ए आर इक्वल टू एम आर की एकदम सीधी लाइन खींच सकता हूँ, क्योंकि ए आर भी 10 है, एम आर भी 10 है। तो ए आर इक्वल टू एम आर 10 खींच दिया, और प्राइस भी क्या है, 10 है। तो ये देख रहे हो आपकी कैसी लाइन आ गई, एकदम स्ट्रेट लाइन। ए आर इक्वल टू ए आर की कैसी लाइन आती है, एकदम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या होता है, ए आर एम आर और प्राइस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है चलिए। अच्छा टी आर क्या आप देख पा रहे हो, 0 से शुरू होता हुआ 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कैसे जा रहा है, देखो देखो आप टीआर की मूवमेंट देखना, एकदम कांस्टेंट मूवमेंट है क्या टीआर की। देखो ध्यान से देखो, हर तरफ से, यहाँ से भी 500 बढ़ा, फिर यहाँ से भी 500 बढ़ा, फिर यहाँ से भी 500 बढ़ा, और यहाँ से भी 500 बढ़ा। यानी कि ऊपर जा रहा है क्या ग्राफ, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ से देखो कैसे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आउटपुट बढ़ते हुए जा रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा यहाँ पे आउटपुट 50 होता, तो यहाँ पे जो है प्राइस उसका आ जाता, फिर यहाँ पे आउटपुट आता, फिर यहाँ पे प्राइस आता। तो कहने का मतलब ये है कि टीआर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। देखो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए जो इसकी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री आती है। चलिए आई होप आपको टी आर ए आर एम आर कर्व क्लैरिटी मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, ये भी हमने समझ लिया है। अब हम एक चीज समझते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस और शटडाउन पॉइंट कैसे होते हैं। ध्यान से समझना, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बच्चों को अगेन दिक्कत होती है, मैं बार बार बोलता हूं दिक्कत होती है, क्यों होती है, क्योंकि आपका जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार मिल जाएगी ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार बस आप समझ लेंगे अच्छे से, तो आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होता है, ध्यान से सुनना, जहां पे आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। क्या बोला, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। वहां पे आप कैसा पैसा कमाते हो, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाते हो, जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। लॉसेस कहाँ कमाते हो, जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होता है। एवरेज रेवेन्यू का कंपैरिजन किससे हो रहा है, एवरेज कॉस्ट से। किसको निकालने के लिए, प्रॉफिट लॉस और ये सब निकालने के लिए। शटडाउन पॉइंट कहाँ होता है, ध्यान से सुनना, ये आता है पेपर में। शटडाउन पॉइंट का कंपैरिजन मैंने एसी से क्यों नहीं करा है, मैंने कंपेयर करा है ए आर शुड बी लेस देन एवीसी। किससे करा है, एवीसी से। क्यों करा है, देखो शटडाउन पॉइंट क्या होता है, आप अपनी कंपनी कब बंद करोगे मुझे बताना। मान लो मैं 5 रुपए का सामान है मेरा, ध्यान से सुनना, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ जिसमें मेरी फिक्स कॉस्ट लगती है 20 रुपए, ठीक है, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट इसमें लगती है 10 रुपए, और टोटल मिला के मेरी मेरी कॉस्ट है 30 रुपए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ये आइटम अगर 30 रुपए में बेच रहा हूँ, 30 में भी बेच रहा हूँ, तो क्या मैं बिजनेस करूंगा, सोचना। जब मैं नया नया आया हूँ, मैं बिल्कुल 30 में भी सेल कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे कस्टमर बन रहे हैं, बिल्कुल सेल कर दूंगा।
तो मैं अपनी आइटम 30 रुपए में तो सेल कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पॉइंट तक तो गिर सकता हूँ कि मतलब 30 पॉइंट तक आकर के 30 रुपए तक मैं अपना सामान बेच सकता हूँ। क्या मैं 30 रुपए से कम पे अपना सामान बेच सकता हूँ? दोबारा से सुनना मैंने क्या बोला। क्या मैं 30 रुपए से कम में सामान बेचूंगा? बिल्कुल नहीं बेचूंगा। क्यों? अरे भाई वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पाऊंगा फिर तो मैं। अगर मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं कवर कर पा रहा, मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं कवर कर पा रहा, तो मैं कैसे सामान बेच दूंगा? चलो एक बार को मैंने बोला फिक्स कॉस्ट भी खत्म कर दो 30 रुपए में, मैं कह रहा हूँ 20 रुपए से भी आप 10 रुपए पे आ गए, आपने 10 रुपए पे भी बेचना शुरू कर दिया, एक बार को आप 10 में भी बेच लोगे क्या? 10 से कम बेचोगे भाई? वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से निकालोगे? फिक्स कॉस्ट तो चलो मैंने मान ली, एक बार को आपने बोल दिया कि चलो बाद में रिकवर कर लूंगा, आज नहीं हो रही तो क्या हुआ? क्या आप वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बोल सकते हो कि भाई जो लेबर को पैसा देना है वो भी देखी जाएगी, रिकवर हो? नहीं। फिर आप क्या करोगे? शट डाउन करोगे। तो अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम चारों सिचुएशन देखते हुए चलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस और शट डाउन पॉइंट। 2 सेकंड दीजिएगा इसको, एक सेकंड दीजिएगा, आते हैं और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए तो वापस आ गए हैं एंड स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए देखिए, ग्राफ समझते हुए चलते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशन। परफेक्ट कंपटीशन का ही ग्राफ समझ रहे हैं। अभी तक मैं आपको क्या समझा चुका था? एमआरएमसी की अप्रोच समझा चुका हूँ, टीआरटीसी की अप्रोच समझा चुका था, इक्विलिब्रियम की। हमने देख लिया कि ए आर इक्वल टू, जब हमारा ए सी होता है तो हमें क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। जब हमारा ए आर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन ए सी होता है, यानी कॉस्ट से ज़्यादा मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे क्या होते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कॉस्ट से ज़्यादा जब मैं एवरेज रेवेन्यू कमा रहा हूँ तो मेरे को क्या होते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। जब मैं एवरेज रेवेन्यू मेरा लेस है एवरेज कॉस्ट से तो मैं क्या कमा रहा होता हूँ? लॉस। और जब ए आर मेरा लेस देन क्या हो जाता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं शट डाउन कर दूंगा। तो अब ध्यान से अगेन सुनना, ए आर इक्वल टू ए सी की सिचुएशन देखते हैं। देखने से पहले अब इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करते हैं। हर सिचुएशन को समझाता हूँ अच्छे से। पहले देखो, ये वाला ग्राफ देखना। मैंने मैंने एक ये लाइन डाली, ये वाली ध्यान से देखना, ये वाली जो लाइन आ रही है आपकी, स्ट्रेट लाइन आ रही है एकदम हॉरिजॉन्टल। ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस। मैं एक बार आपको यहाँ पे भी डाल के बता देता हूँ। ये मैंने लाइन डाल दी, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस। आप ये भी डायग्राम देखना और यहाँ भी दिखाता हूँ फिर आपको। अच्छा, क्या मैं एक ऐसे लाइन खींच सकता हूँ ऊपर की तरफ? बिल्कुल खींच सकता हूँ। ये क्या हो जाएगी? मेरी मार्जिनल कॉस्ट। यही हमने देखी थी मार्जिनल कॉस्ट पीछे भी, ठीक है। एम आर इक्वल टू एम सी पे क्या मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है? बिल्कुल होता है। मैंने ये इक्विलिब्रियम पॉइंट खींचता हूँ। उससे पहले ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ना एक बार अपनी रेवेन्यू से कम मान रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये रेवेन्यू से कम माननी है कॉस्ट, तो मैंने ये कॉस्ट क्या कर ली? रेवेन्यू से कम मान ली, ठीक है। ये रेवेन्यू का कर्व ऊपर है, ये देखो एवरेज कॉस्ट का कर्व नीचे जा रहा है। सेम इस सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट कर्व कहाँ जा रहा है? नीचे से। और एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, देख लो ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व ये है और एवरेज कॉस्ट का कर्व ये है। तो ये देखो, जब ये इतना ज़्यादा है तो क्या ये मेरा एम आर एम सी को यहाँ पे कट कर रहा है? तो क्या ये पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम का आ गया? बिल्कुल आ गया। ये मेरा कौन सा पॉइंट आ गया? इक्विलिब्रियम का। तो मैंने यही सेम पॉइंट यहाँ पे खींचा है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट डाल दिया। अच्छा, एक बार मैं ना सब मिटाता हूँ, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरा एम आर एम सी इक्वल हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है इक्विलिब्रियम की। सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि कट फ्रॉम बिलो, बिलो से कट कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो कहने का मतलब इक्विलिब्रियम तो आ गया। अब मुझे करना क्या होता है कि इक्विलिब्रियम के लिए मैं ये लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे क्यू तक के लिए मैंने ड्रॉ कर दी, और यहाँ से नीचे लाते हुए, ये नीचे लाते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि आपको ये दिख रही है अलग से। और यहाँ से भी एक बार मैं ना हाईलाइटर ही ले लेता हूँ, वेट। देखो, ये मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी और ये मैंने एक यहाँ से लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, अब यहाँ पे ना हम लोग एक पॉइंट देखेंगे। अरे भगवान, ये क्या हो गया? 1 सेकंड रुकना। अरे वापस आ गए, थैंक यू भगवान, आपने हेल्प कर दी। ठीक है, चलो देखो,
ये वाला पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। चलो इक्विलिब्रियम हमारा डिसाइड हो गया। अब देखो क्या यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, ध्यान से देखना, एवरेज कॉस्ट कम है और एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। उल्टा लिख दिया मैंने, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है, ये वाले पॉइंट पे देख लो। तो क्या ये वाला सारा हिस्सा, ये जो बीच का हिस्सा बन रहा है, कॉस्ट मेरी ये रही, रेवेन्यू मेरा ये रहा, ये जो ये वाला हिस्सा है पूरा, ये देखते जाओ, क्या ये सारा मैं प्रॉफिट कमा लूंगा? बिल्कुल कमा लूंगा। इसी को क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आप इतना सारा प्रॉफिट कमा के लेके जा रहे हो। क्या कमा के लेके जा रहे हो? बहुत सारा प्रॉफिट कमा के लेके जा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। ये देखो, अब आते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन पे। नॉर्मल प्रॉफिट में हमने क्या देखा था? ए आर ए सी के बराबर होती है। तो सेम मैंने सब ग्राफ प्लॉट करे, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करे, ए आर ए सी के बराबर रख दिए। देख लो, ये ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस जो हमने सीखा था, वही लाइन खींची है मैंने सीधी। और मैंने क्या करा है, ये जो ए सी की लाइन है, देखो ए सी की लाइन कहाँ टच कर रही है? एम आर को टच कर रही है इस पॉइंट पे, फिर ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए आर एम आर प्राइस सब बराबर कर दिया और ए सी को भी इसके बराबर कर दिया। और फिर सेम मैंने ये एम सी को यहाँ से खींच दिया और ये वाला पॉइंट मेरा अगेन इक्विलिब्रियम आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एम आर इक्वल टू एम सी, और सेकंड कंडीशन भी मीट हो रही है क्योंकि कट कर रहा है फ्रॉम बिलो। अच्छा, क्या यहाँ पे ऐसे बड़ा सा डिब्बा बना आया? नहीं। तो यहाँ पे आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो। तो आई होप आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट वाले ग्राफ अब समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारे लॉसेस। लॉस की सिचुएशन क्या थी? ए आर जो है आपका लेस देन क्या होना चाहिए? ए सी। क्या होना चाहिए? आपका एवरेज रेवेन्यू एसी से कम होना चाहिए। तो क्या मैंने, देखो इसमें एवरेज कॉस्ट को, इस ये मेरी एवरेज रेवेन्यू की लाइन है, ये वाली लाइन ध्यान से देखना, ये वाली लाइन से ऊपर बनाया है एवरेज कॉस्ट, बिल्कुल ऊपर बनाया है, देखो ऊपर है ना, उससे बिल्कुल ऊपर है। तो क्या हमने ए आर लेस देन ए सी पे क्या देखा था? लॉस होने चाहिए। अब लॉस कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, मैंने ये एम आर एम सी की कंडीशन यहाँ पे काटी, एम आर इक्वल टू एम सी। क्या यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कट फ्रॉम बिलो? नो, ये वाली पॉइंट नहीं है, ध्यान से देखना। आपका पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का ये, यहाँ पे आपका एम आर एम सी हो रहा है और कट फ्रॉम बिलो भी कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस पॉइंट से ऊपर कॉस्ट जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना, ये पॉइंट से ऊपर कॉस्ट है। क्यों यहां जोड़ रहा हूं? ताकि फिर चेक करने के लिए कि कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरी कॉस्ट ज्यादा हो गई रेवेन्यू से, यानी मैंने खर्चा ज्यादा कर रहा हूं और पैसा उतना नहीं आ रहा मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं लॉस में चल रहा हूं। तो ये सारा आप क्या करोगे, लॉस में आपका जाएगा, ये पूरा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई, आपके खर्चे ज्यादा हैं, आपकी कमाई कम है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में आ गए, लॉस में आ गए। चलिए, इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट, आपका ये शट डाउन पॉइंट। देखो शट डाउन पॉइंट मैंने क्या बताया था, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में मैंने एक और डायग्राम एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, जो कि है एवीसी। देखो सेम सिचुएशन ऐसी है, लॉसेस की तरह ही ये वाला भी डायग्राम बना है, एम आर एम सी को काटा है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड हुआ है, एम आर इक्वल टू एम सी, साथ ही साथ सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, कट फ्रॉम बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे देखो आप, कॉस्ट तो आपकी इतनी ऊपर जा चुकी है, एवरेज कॉस्ट से अगर मैं देखूं अपने रेवेन्यू को, ये मेरी लाइन कौन सी है, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस की लाइन है। और इस लाइन से ये मेरा रेवेन्यू है, मैं रेवेन्यू को अगर कॉस्ट देखूं तो कॉस्ट तो देखो कितनी ऊपर जा चुकी है, एवरेज कॉस्ट। चलो एवरेज कॉस्ट गई तो ये तो सारा लॉस ही चल रहा है, ये यहाँ तक का लॉस हो गया अगर मैं एवरेज कॉस्ट से मैच करूँ तो। अब मैं आता हूँ वापस, एवरेज कॉस्ट तो इतनी ज़्यादा मेरी हो गई है रेवेन्यू से कि मैं कमा ही नहीं पा रहा, लॉस में हूँ। अब लॉस भी मैं एक पॉइंट तक झेलूंगा ना भाई, अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर हो रही होगी तो मैं क्यों झेलूंगा। तो इस सिचुएशन में देख लो, आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आप कवर नहीं कर पा रहे, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको परफेक्ट कंपटीशन तो यहाँ से पूरा क्लियर हो गया होगा। अब एक परफेक्ट कंपटीशन में मैं आपके लिए बहुत अच्छी बात बताता हूँ, फ्री एंट्री और एग्जिट को और अच्छे से समझते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मैंने पॉइंट इसलिए छोड़ा था ताकि ग्राफ के बाद आपको समझा सकूं। ठीक है, मैंने ये सारा मिटा रहा हूँ, इसको इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ सिचुएशन समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, वेट एक सेकेंड।
चलो ठीक है, इतना ही देख लेते। एम आर इक्वल टू एम सी, अगेन इक्विलिब्रियम डिसाइड हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कोई बंदा देखे कि भाई कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है ना, कोई बंदा अगर देख ले कि कोई कंपनी बहुत एक्स्ट्रा एक्सेसिव में पैसा कमा रही है, तो क्या इस मार्केट में और भी फर्म्स एंटर होने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल करेंगी ना भाई। अगर कोई कंपनी एक्सेस में पैसा कमा रही है तो क्या लोग वहां एंटर करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो भी तो पैसा कमाना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हो और कोई दुकान पे बहुत भीड़ देखते हो, तो सबसे पहला ख्याल आपके माइंड में क्या आता है? भाई इसके तो मजे हैं, इसकी तो सही कमाई है, इतनी सारी भीड़ है और बहुत जम के कमा रहा है। तो यही सिचुएशन परफेक्ट कंपटीशन में भी आप सोच सकते हो कि लोग क्या सोचेंगे कि भाई कोई अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है तो क्या मैं उसके बगल में सेम दुकान ना खोल दूं? बिल्कुल सोचूंगा। तो जब कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है और बहुत सारी फर्म वहां पे घुस जाती है, तो क्या वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा? नहीं, फिर धीरे धीरे कस्टमर बढ़ जाएंगे और आपका जो एक्सेसिव प्रॉफिट था वो आप सब नहीं कमा पाओगे, बट जाएगा दूसरों में भी, बाकी लोग भी कमाएंगे उस पैसे से। तो आपका प्रॉफिट घूम फिर के कहाँ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ। यानी आप जो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, बिकॉज आपकी फर्म में फ्री एंट्री है, लोग आराम से आपकी मार्केट में घुस सकते हैं, तो क्या करते हैं वो सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वाइप आउट कर देते हैं, ये सारा सुपर नॉर्मल खत्म कर देते हैं और आप अगेन इस सिचुएशन में आ जाते हो नॉर्मल प्रॉफिट में। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं कि शॉर्ट रन में तो आप, शॉर्ट रन क्या होता है ध्यान से सुनना, शॉर्ट रन एक ऐसी सिचुएशन होती है, मैं आपको दो चीज बताता हूं। शॉर्ट रन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपके सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, एक फैक्टर आपका फिक्स्ड होता है और एक आपका फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल होता है। यानी कि आप एक तो लेबर से काम कर रहे हो और एक मशीनरी से काम कर रहे हो। मशीनरी आपकी फिक्स है, लेबर आपकी वेरिएबल है। लॉन्ग रन में क्या होता है, आपकी सब फैक्टर आपके वेरिएबल बन जाते हैं, यानी मशीनरी भी आपकी वेरिएबल हो जाती है और फिक्स लेबर भी आपकी वेरिएबल हो सकती है। यानी आप कितनी मर्जी मशीनरी लेके आ सकते हो, कितनी मर्जी लेबर लेके आ सकते हो। लेकिन जब आप शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे होते हो तो आपकी मशीनरी फिक्स होती है, एक या दो जो भी है, और आप सिर्फ क्या घटा बढ़ा सकते हो, लेबर को घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि जब आप लेस वाली सिचुएशन में, शॉर्ट रन पीरियड भी आपका मान सकते हो 1 साल से कम का होता है, तो आप अब नई नई जगह घुसे हो तो आप उस समय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा लोगे। यानी आप शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, बट लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट में बदल जाता है। यानी परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्म्स लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर फ्री एंट्री एग्जिट है, जैसे ही कोई देखेगा आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो, बाकी लोग उस मार्केट में कूद पड़ते हैं और सारा एक्स्ट्रा पैसा गायब कर देते हैं और आपस में बट के वो नॉर्मल प्रॉफिट तक ही रह जाता है। चलिए, बहुत लोगों का ये डाउट क्लियर हुआ होगा, आई होप सो। तो अब हम आते हैं मोनोपोली की तरफ, ध्यान से सुनना। देखो, मोनोपोली क्या है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे क्या करते हैं, एक सिंगल फर्म ऑपरेट करती है और सारे वही फंक्शन परफॉर्म करती है। इंडस्ट्री भी वही बनाती है, फर्म भी वही प्रोड्यूस करती है, मार्केट भी वही है, और जिसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि जो आप बना रहे हो सामने वाला भी सेम चीज बना रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जो आप बना रहे हो सामने वाले कोई भी वो चीज नहीं बना रहा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो चीज बना रहे हो दूसरा कोई नहीं बना सकता, वो सिर्फ आप ही को आती है। तो आप कैसे सेलर हो गए? मोनोपोली, सिंगल सेलर, यानी आप ही सिर्फ बना पाते हो। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्ट्रेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अच्छा, क्या मान लो आपके घर में जो बिजली आती है, कल को मैं बोलूँ भाई मैं अपनी एक बोर्ड खोल रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, मोहक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपको मेरे नाम की इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो आई थिंक अभी आप लोग हंस रहे होंगे ये बात सुनते सुनते, बिल्कुल ऐसा ही हंसने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये मोनोपोली है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का काम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के पास है और वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अगेन एक एग्जांपल और देता हूँ, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का कोच जो बनता है, क्या आप लोग उसको बना के बेच सकते हो? मैं बोलूँ कल से कि भाई रेलवे के कोच मैं बनाऊंगा, मैं रेलवे बेचूंगा, किसी को गली में भी रेलवे चलानी है तो चला लेना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो एग्जैक्टली exactly, तो मोनोपोली में आप एक ऐसी पावर क्रिएट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, एक ऐसी पावर क्रिएट कर रहे हो जहां पे सिर्फ आप उसके सिंगल सेलर बन गए हो, आपके पास सारे पावर्स आ गए। जब मैं किसी चीज का सिंगल सेलर होऊंगा तो क्या प्राइस मैं नहीं डिसाइड करूंगा? मैं बिल्कुल डिसाइड करूंगा। तो मैं क्या हूं? सिंगल सेलर, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं ही तो सेलर हूं सिंगल, कोई और तो बेच नहीं सकता।
और जैसा मैंने बताया, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी सब्सटीट्यूट कोई भी आपका नियरेस्ट में अवेलेबल नहीं है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। नो फ्रीडम ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स, ये पॉइंट ध्यान से समझने वाला है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये कई बार आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो थ्रू पेटेंटिंग पॉलिसीज, पेटेंट्स आप लगा लेते हो। मान लो मैंने एक ऐसी मिक्सी बना दी या वॉशिंग मशीन मान लो मैंने बना दी जिसमें मैंने कुछ ऐसी आविष्कारी टेक्निक फाइंड कर ली है कि जो मेरी वॉशिंग मशीन है ना उसकी कैपेसिटी, मान लो अभी तक नॉर्मली 6 kg आप कपड़े धो सकते थे, लेकिन मैंने उतने ही सेम स्पेस में 10 kg की कैपेसिटी बना दी, इतना स्लीक बना दिया उसको, और इसको मैंने पेटेंट करा लिया, यानी वो जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। तो क्या मेरी यहाँ पे किसी और, ध्यान से सुनना, क्या कोई और एंटर कर पाएगा? एंट्री मिल पा रही है किसी और को? नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया है, पेटेंटिंग पॉलिसी लगा ली। क्या कोई बंदा मेरी मार्केट में घुस सकता है? नहीं घुस सकता, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही मैं बनाता हूँ। तो अगर मैं कहीं पे बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी कमा रहा हूँ तो कोई दूसरा तो मेरी मार्केट में आ नहीं सकता ना, क्योंकि मैं ही वो प्रोड्यूस करता हूँ। जब कोई चीज़ मैं ही प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं किसी मार्केट में बंदे को आने ही नहीं दूंगा, तो सारा क्या सुपर प्रॉफिट मैं कमाऊंगा? सुपर नॉर्मल बिल्कुल कमाऊंगा। तो मैंने आगे डायग्राम पे जाने से पहले ही आपको हिंट दे दिया है कि मोनोपोली ही आपका सहारा है जो शॉर्ट रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है और लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। अच्छा, इसके साथ ना एक डाउट और बच्चों का आता है और इसी में कंफ्यूज हो जाते हो आप, क्या मोनोपोली हमेशा ही नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी या लॉस भी हो सकता है? उसको लॉस भी हो सकता है, मिथ क्लियर कर लो माइंड से। लोगों को लगता है मोनोपोली तो लॉस में जा ही नहीं सकती, बिल्कुल जा सकती है। अरे भाई, आप अपना सामान सस्ते में बेचोगे, 10 रुपए की चीज 5 रुपए में बेचनी शुरू कर दोगे तो लॉस तो कमाओगे ना। ठीक है, तो कई बार आपको स्टेटमेंट में आता है कि क्या मोनोपोली, ऐसे लिखा आएगा, मोनोपोली फर्म कैन मोनोपोली फर्म अर्न लॉसेस? यस, मोनोपोली फर्म कैन अर्न लॉसेस। अगर वो सस्ता बेच दे, अपनी कॉस्ट से भी कम में बेचेगा तो ऑब्वियसली लॉस होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक हम बोल रहे हैं कि कमा सकता है लॉन्ग रन में भी, क्योंकि और कोई नहीं कमा पाता लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में आपने आके देखा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है तो दूसरे घुस के उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चुरा लेते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, क्योंकि मेरा फुल कंट्रोल है, क्या मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करूंगा? बिल्कुल, मैं जिससे मर्जी जैसा चाहूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं बोलूं भाई एक को, मैंने एक मेरा कस्टमर आया जान पहचान का, उसको मैंने बोला भाई 250 रुपए की है, बिल्कुल दे दिया। बी आया, उसको बोला 500 रुपए की है, क्या बी मेरे पे केस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। बी तो फंस गया ना, बी बोलेगा भाई ए को सस्ते में बेच रहा है, सेलर बोलेगा मेरी मर्जी, जा किसी और से ले ले। क्या बी किसी और के पास जा पाएगा लेने? नहीं जा पाएगा भाई। आप अकेले सेलर हो यार, आपकी प्रिविलेज और रिस्पेक्ट समझ रहे हो? आपको वो आइटम कहीं और से मिलेगा ही नहीं, आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो लेकिन मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, जो वो सेलर है वो आपके ऊपर प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, किसी से भी कुछ मर्जी चार्ज कर सकता है। चलिए, इसके बाद आते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग इन इलास्टिक डिमांड कर्व। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे मैं आपको एक शॉर्ट दे दूंगा, आप चाहें तो एक छोटी वीडियो बना दूंगा जहां पे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कवर कर लेंगे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपको इस पे भी वीडियो दे दूंगा। चलिए, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इन इलास्टिक डिमांड कर्व। मोनोपोली का क्या होता है? एक डाउनवर्ड स्लोपिंग इन इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। ये मैं आपको ना बोल के नहीं, पूरे प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूँ, आ जाओ। सेम देखते हैं आप मोनोपोली का, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या मैंने यहाँ पे प्राइस सेट कर लिया? अच्छा, एक बात देखो, उस वाले डायग्राम में प्राइस कैसे था? 10 10 10 फिक्स। लेकिन क्योंकि ये मोनोपोलिस्ट है, ये प्राइस घटा बढ़ा सकता है, तो मैंने यहाँ पे प्राइस दिखाया आपको कि प्राइस उसने घटाया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, प्राइस मोनोपोलिस्ट घटाएगा क्यों? देखो, अगर मोनोपोलिस्ट प्राइस घटाएगा तो वो लार्ज क्वांटिटी बेच पाता है, यानी अगर मुझे अपना प्रॉफिट ज्यादा बनाना है तो मैं क्या प्राइस घटा लूं? बिल्कुल घटा के भी बेच सकता हूं ना। अगर मैं घटाऊंगा तो हो सकता है जो बंदे मेरे से सामान नहीं भी लेते थे वो भी आ जाए मेरी मार्केट में मुझसे सामान लेने, तो बिल्कुल मैं प्राइस घटा सकता हूं। मोनोपोलिस्ट प्राइस घटा के भी सामान बेच सकता है, ये मत सोचो मोनोपोलिस्ट हमेशा प्राइस बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो, क्वांटिटी सेट कर दी, 100 200 300 400 500।
ऐसे ही मैंने TR निकाल दिया, बिल्कुल आ गया, प्राइस इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके 500 इंटू 1000, 5000, ऐसे ही आप सारे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका यहाँ की वैल्यूज़ आ जाएंगी, बिल्कुल आ गई। चलो ठीक है, TR आ गया, सेम AR आ गया, AR का भी आपको फॉर्मूला पता है, TR को मैंने Q से डिवाइड करा, मेरा AR आ गया। अच्छा, AR इक्वल टू क्या, यहाँ भी प्राइस है, बिल्कुल, क्योंकि जब फॉर्मूले से ही आ जाता है। क्या बोला मैंने, TR, AR क्या होता है, AR होता है TR बाय Q, और TR क्या होता है मेरा, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कटा तो बचता क्या है, प्राइस। सो अगेन यहाँ पे भी देख रहे होगे 50 50, 40 40, 30 30, सेम आ रहा है, प्राइस इक्वल टू AR यहाँ पे भी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताना, अब मैं ना एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, देखो क्या AR फॉल कर रही है, बिल्कुल फॉल कर रही है ना, AR फॉल कर रही है। अब MR निकालते हैं, देखना MR क्या बोलते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। देखो फर्स्ट पे तो नील होती है क्योंकि चेंज के लिए कोई हमारे पास पिछली यूनिट है ही नहीं देखने के लिए। अब यहाँ पे चेंज निकालता हूँ, 5000 से 8000 गए, कितना आया, 3000 का चेंज। 100 से 200 गए, कितना चेंज आया, 100 का चेंज। तो यही मैंने लिखा है, 3000 डिवाइडेड बाय 100, 30 आ गया। इसका मैं आपको पूरा एंड तक दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। 8000 से 9000 गए, 1000 का इंक्रीमेंट, और यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट, 100 का इंक्रीमेंट। 1000 डिवाइडेड बाय 100 किया, 10 आया, पॉजिटिव चल रहा है अभी, देखना ठीक है। अब देखो आगे गए, क्या यहाँ से देखना, ये 9000 से क्या कम हो गया, -1000 हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है, 100, ये 100 का इंक्रीमेंट है अभी भी, तो क्या -1000 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो -10 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर अगेन देखो 100 का इंक्रीमेंट है, और ये कितने का डिक्रीज हुआ है, -3000। -3000 डिवाइडेड बाय 100 करा, कितना आया, 30 आया, -30। अरे क्या AR फॉल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या MR फॉल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या AR नेगेटिव जा रहा है, नहीं। क्या MR नेगेटिव जा रहा है, यस। दोबारा, AR नेगेटिव जा रहा है, नहीं, क्यों, 50 40 30 20 10, देख रहे हो, यहाँ पे देखो 50 40 30 20 10, नेगेटिव नहीं गया। अब MR देखो, क्या MR नेगेटिव गया, 30 10 -10 -30, बिल्कुल गया। सो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको समझ आ गया कि भाई AR तो फॉल करेगा ही, MR भी फॉल करेगा ही करेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया है। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मेरे को डिमांड कर प्लॉट करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 50, मैं इससे डिमांड कर प्लॉट कर सकता हूँ क्या, प्राइस इंटू क्वांटिटी से, प्राइस इंटू क्वांटिटी से। मैं एक बार ना नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्या मैं जब डिमांड कर प्लॉट करता हूँ तो प्राइस इंटू क्वांटिटी लेता हूँ, बिल्कुल लेता हूँ। अच्छा अगर मेरा प्राइस AR के बराबर है, क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा प्राइस AR के बराबर है, तो क्या जो डिमांड कर्व बनेगा, ध्यान से सुनना, क्या जो डिमांड कर्व बनेगा उसको वो AR ही होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखो मैं पिछले वाले को ही प्लॉट करके दिखा देता हूं आपको। मान लो मेरा प्राइस है 10, 50, 40, 30, 20, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये 10 कर लेते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी देखो कितनी थी, 100 200 300 400 500, ये वाली क्वांटिटी ले रहा हूं मैं। 100 200 300 400 और 500, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस प्लॉट करते हैं, देखो 100 और 10, ये एक पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, और फिर ये पॉइंट हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, वेट वेट वेट, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। देखो जब प्राइस 50 था तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी, 100 थी। जब आपका प्राइस 40 हुआ तो आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, 200 कर दी। जब आपका प्राइस और नीचे आया, 30 की तरफ आया, तो आपने क्वांटिटी और बढ़ा दी। क्वांटिटी आपने, एक सेकेंड रुकना, अरे भाई, यहाँ और बढ़ा दी, ये और घटा दी, और बढ़ा दी, और बढ़ा दी, सॉरी। ये आपका डिमांड कर्व वैसे आता है, बिल्कुल आता है। तो डिमांड कर्व ही यहाँ पे आपका क्या कहलाता है, AR कर्व, क्योंकि प्राइस और AR सेम होते हैं, इसलिए AR को ही हम क्या कहते हैं, हमारा डिमांड कर्व भी यहाँ पे कहते हैं। क्या कहते हैं, AR को ही हमारा डिमांड कर्व कहते हैं। क्या परफेक्ट कंपटीशन में AR डिमांड कर्व था, नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि आप डिमांड खुद से डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, आपको मार्केट देती है, इसीलिए वहां पे आपका डिमांड कर्व कैसे डिसाइड हुआ था, मार्केट के डिमांड और सप्लाई कर्व से,
ठीक है, चलो एक बार बैक आते हैं। चलिए, तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ हो। ए आर नेगेटिव है, एम आर भी नेगेटिव, ए आर नेगेटिव नहीं जाती, एम आर नेगेटिव जाती है। अब आते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहां से आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलो, थोड़ी सी वीडियो देखो बड़ी हो रही है, लेकिन मेरा मेरा मोटिव क्या रहता है, वीडियो बड़ी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप ना एक बार यहाँ से जब करके जाओ ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी ये गारंटी है। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो यार ये स्लाइड शो ना जिंदगी भर मेरे को परेशान कर देगा। चलो, चलो अब देखते हैं। देखो, क्या टोटल रेवेन्यू कर्व ऐसे जा रहा था, बढ़ रहा था और फिर घट रहा था। पहले, सॉरी, पहले एकदम लो था, बढ़ते बढ़ते गया, एक पीक पॉइंट पे पहुंचा और फिर नीचे आ गया। देखो बिल्कुल यही हुआ है। टी आर पहले बढ़ता गया 5 से 8। मैं अब ये सब मिटाऊंगा, वेट। यहाँ से देखो 5 से 8 गया, 8 से 9 गया, 9 से फिर 8 नीचे आया और फिर 5 आया। तो यही हुआ है, टी आर बढ़ा और फिर घटा। ए आर मैंने क्या बढ़ा था, ए आर क्या बताया था, नीचे आता है बट पॉजिटिव रहता है। ए आर नेगेटिव नहीं हुआ था, आपने कभी भी देख लो। ए आर 50 40 30 20 10 नेगेटिव कभी नहीं हुआ। लेकिन आप एम आर नेगेटिव हुआ था, 30 10 -10 -30 बिल्कुल हुआ था। तो अब आप देखो यहाँ से, एक सेकेंड, देखो ये मेरा ए आर कर्व है, ये मेरा एम आर कर्व है, ठीक है, बन गए। अच्छा एक बात देखो, ए आर कर्व क्या थोड़ा सा स्टीपर है, थोड़ा सा स्टीपर है। क्यों है देखना, सिंस इन दिस मार्केट क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो एम आर और ए आर कर्व है वो क्या है, रिलेटिवली स्टीपर है। देखो क्या है, रिलेटिवली स्टीपर। अब आप सोचोगे यार इतनी भारी भाषा बोल दी, प्लीज सर प्लीज, स्टीपर का मतलब तो बताइए। तो आइए पहले देखेंगे हम स्टीपर, और एक और भी बात कर लेते हैं, फ्लैटर, फ्लैट कर्व। एक स्टीपर और फ्लैट कर्व का डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, प्राइस और क्वांटिटी मेरे पास गिवन है, ये देखो प्राइस गिवन है और ये क्वांटिटी गिवन है। तो मेरा क्या आएगा, यहाँ से मैं डिमांड कर्व अगर देखना चाहता हूँ, मेरा फ्लैटर कर्व कैसा होता है और स्टीपर कैसा होता है। मान लो 10% का प्राइस में चेंज आया, कोई आइटम में 10% का प्राइस में चेंज आया, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर आपका प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, यही कहता है, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है कि जब आपकी प्राइस घटेगी तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो यही हुआ, देखो मैंने 10% की प्राइस गिराई है और मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी 40% से। मतलब किसी ने 10% का प्राइस घटाया और 40% कस्टमर एक्स्ट्रा आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी डिमांड इलास्टिक है, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मतलब समझ रहे हो, मोर इलास्टिक मतलब कि थोड़े से प्राइस के चेंज पे इतना ज्यादा चेंज आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिमांड। और जो भी इलास्टिक डिमांड होती है ना, उसका कर्व फ्लैटर बनता है। आप देख रहे होगे थोड़ा सा ऐसे की तरफ जा रहा है, ऐसे, मतलब थोड़ा ऐसे इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, है ना। अब हम आते हैं स्टीपर डिमांड समझने। स्टीपर डिमांड कर कब होता है, मान लो आपने प्राइस गिराया, लॉ ऑफ डिमांड अगेन क्या कहता है कि भाई प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन क्या डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी, अरे नहीं, बहुत ज्यादा तो बढ़ी ही नहीं। कितनी बढ़ी, 10 15%, 15% बढ़ी। मैं तो कह रहा हूँ 11% लिख लो और कम लिख लो। अच्छा क्या यहाँ पे जो कर्व है वो थोड़ा स्टीपर है, इसको बोलते हैं इस तरीके का। देखो वो फ्लैटर थोड़ा सा इस तरीके से था और स्टीपर मेरा थोड़ा इस तरीके से है। तो ये क्या हो गया, देखो ये आप ये डायग्राम देख पा रहे होगे, आपको डिफरेंस आई थिंक दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट है और ये थोड़ा कम है, हल्का फ्लैट है। तो यहाँ पे आपकी डिमांड जो होती है ये थोड़ी सी क्या होती है, बोल सकते हो इन इलास्टिक है। क्यों, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा आपके प्राइस गिराने से। और ये जनरली कैसी सिचुएशंस में होता है, जैसे आप लिवाइस की जीन्स खरीदते हो, थोड़ी सी ब्रांडेड जीन्स, बहुत ज्यादा भी प्राइस घटता है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो लोग महंगे भी खरीदते हैं वो खरीद लेंगे। लेकिन अगर कोई सेल आती है तो जैसे ही आप देखते हो 10% गिरता है तो 40% की डिमांड बढ़ जाती है। अगर आपको थोड़ा डिमांड सारे पढ़ने हैं, इसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। मोहक रैतानी करके मेरा चैनल है, अगेन जो आप जिस पे देख रहे हैं वीडियो, वहाँ पे आपको इसके रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी। टॉप 5 जो मैंने कराई है, गारंटेड टॉप 5 यूनिट्स फ्रॉम, आप देखेगा इस तरीके से होगी, टॉप 5 यूनिट्स के टॉप 5 आपके कॉन्सेप्ट्स।
उसी में मैंने फर्स्ट पार्ट में लास्ट में आपको कराई है ये कि इलास्टिसिटी बताइए, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, आपको स्टीपर समझ आ गया और फ्लैटर भी समझ आ गया। स्टीपर में मैंने क्या बताया, थोड़ी इनइलास्टिक होती है। अब आता हूं वापस, क्यों यहाँ पे मेरा स्टीपर है। रीजन बीइंग कि मोनोपोली वाले के हाथ में प्राइस कंट्रोल है, क्योंकि कोई और वो आइटम नहीं बेच रहा, तो उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिसको खरीदना है वो तो खरीदेंगे ही, वो उनके पास कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं कि चेंज कर दें। इसलिए जो मोनोपोली में डिमांड कर्व यानी AR कर्व बनता है वो क्या होता है, रिलेटिवली स्टीपर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके भी ग्राफ देख लेते हैं आपके डिफरेंट सिचुएशन में। पहले हम लोग देखेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का देख लेते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट का भी देखेंगे। अगेन मैं कंडीशन लिख रहा हूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मैं लिख लिख के ही आपको याद करा दूंगा। AR इक्वल टू AC क्या होती है आपकी, नॉर्मल प्रॉफिट। मैं NP लिख रहा हूँ। जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है तो क्या होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जब आपका एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट होता है तो लॉसेज होते हैं। जब आपका एवरेज रेवेन्यू लेस देन AVC होता है तो शट डाउन पॉइंट होता है। देखो यहाँ पे हम लोग बस यही 3 समझ लेंगे, शट डाउन पॉइंट अलग से एकदम करने की नीड नहीं है, बट आपको पहले 3 पता हो तो काफी होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मैं आपको शट डाउन भी लॉस वाले में ही समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, AC कर्व मैंने बनाया, ये मेरा AC कर्व है, ध्यान से देखना, सेम बनाए। और ये मेरा MC कर्व भी सेम जा रहा है, उसी तरीके से गया जैसे पहले गया था। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पे भी आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, साइड में बना के एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। क्या हमने देखा था कि जो मोनोपोली होता है उसमें कैसा डायग्राम होता है, AR ऐसे था और MR नेगेटिव में जा रहा था, बिल्कुल जा रहा था। कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, MR MC को कट करे। ये मैंने MR MC को कट करा दिया। क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या ये MR MC है, बिल्कुल है MR MC। फर्स्ट कंडीशन। कट फ्रॉम बिलो, सेकंड कंडीशन, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिलो से कट कर रहा है। अच्छा, बिलो से कट करने का मतलब होता है ऐसे काटते हुए नीचे से जाए, नीचे से ऐसे काटते हुए ऊपर से नहीं आए, नीचे से ऊपर जाए। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, और यहाँ पे कट भी कर रहा है। तो क्या मेरा ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू से एवरेज कॉस्ट जब कम होती है तो क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है तो मुझे एवरेज कॉस्ट इसके नीचे कहीं बनानी पड़ेगी, बिल्कुल। तो जब मैं एवरेज कॉस्ट नीचे बनाता हूँ तो देखो, और मैं ये लाइन ऊपर तक खींचता हूँ, ये कॉस्ट और ये रेवेन्यू, जब मैं इसको देखूंगा तो क्या ये सुपर नॉर्मल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसको यहाँ समझा देता हूँ। ये मेरी देखो एवरेज कॉस्ट है, ये क्या है मेरी, इसको ना यहाँ से खींचनी चाहिए थी ये वाली लाइन आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट है। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट आई, और मेरा रेवेन्यू ऊपर था, ये मेरा रेवेन्यू है। तो क्या रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है, रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है, तो क्या होता है रेवेन्यू जब कॉस्ट से ज्यादा होता है, ये आप कमाते हो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप क्लैरिटी आई हो, पूरी क्लैरिटी दी है मैंने एक एक पॉइंट से। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट समझते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट में मैंने क्या कहा था, AR इक्वल टू AC। सेम करना क्या है भाई, डायग्राम तो हमको बनाने आ गए। AR बनाया मैंने, MR बनाया, ये मैंने MC को कट करा दिया। अब मैंने क्या बोलना है, AR AC को बराबर रखना है, ये लो AR AC को बराबर रख दिया। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट जोड़ा इक्विलिब्रियम का, यहाँ पे ये जोड़ दिया, बराबर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सेम किया है, ये AC को क्या रखा है मैंने, AC को AR के बराबर रखा नहीं है, ये देखो बिल्कुल ये टच नहीं हो रहे, AC को AR के बराबर रखा, MC ने कट करा, MR को यहाँ पे, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, इसको मैंने एक्सटेंड किया ऊपर तक। मेरी कॉस्ट भी बराबर, मेरी रेवेन्यू भी बराबर, मैं क्या कमा रहा हूँ, एवरेज कॉस्ट भी बराबर, एवरेज रेवेन्यू भी बराबर, क्या कमा रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब लॉसेस का देख लेते हैं। लॉसेस में मैंने क्या कहा था कि आपने आपका जो एवरेज रेवेन्यू है कॉस्ट से भी, कॉस्ट आपकी और ज़्यादा है, तो कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो क्या, मैं देखो यहाँ पे एक बार डायग्राम बना रहा हूँ अगेन। देखो एक सेकंड रुकना, यार क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना। चलो, मान लो ये मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने ले लिया AR, यहाँ पे मैंने ले लिया MR। अब आप मेरे को बताओ, मैंने क्या बोला था, AR लेस देन क्या होना चाहिए, AC। तो लॉस आता है जब कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मेरा एवरेज रेवेन्यू एरिया, तो कॉस्ट कहाँ बनाऊंगा लॉस के लिए, बिल्कुल इसके ऊपर बनाऊंगा।
इसके ऊपर ही एवरेज कॉस्ट बनाऊंगा ना, तभी तो लॉस दिखा पाऊंगा। तो अगेन मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी MRMC की, MC की लाइन खींच दी, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को मैंने थोड़ा सा ऊपर ही एक्सटेंड कर दिया, तो ये मेरा प्राइस आ गया यहाँ पे। क्या प्राइस मेरा ज़्यादा है और मेरी रेवेन्यू कम है? बिल्कुल कम है। तो जब मेरा प्राइस और रेवेन्यू कम है तो ये पूरा 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 मेरा क्या आ गया, लॉस आ गया। सेम सिचुएशन यही डिपिक्ट करी है कि ये जो इक्विलिब्रियम डिसाइड हुआ है, यहाँ पे मेरी क्या है, कॉस्ट, और ये सारा क्या है, सॉरी, मेरी कॉस्ट ये रही और मेरा जो रेवेन्यू है वो नीचे है, यानी मेरी कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से, एवरेज कॉस्ट से। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पूरा हो जाएगा लॉसेस। सेम मैंने यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दर्शाई है। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आप कवर नहीं कर पाते तो ये जो होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डायग्राम थोड़ा ऊपर चले जाता, देखो AR MR, जो मेरी एवरेज कॉस्ट है वो थोड़ी और ऊपर चली जाती और AVC थोड़ी और ऊपर चली जाती। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेंगे। अब हमको AR AC TR प्लॉट करने आ गए, क्या ही प्रॉब्लम होगी भैया। अब तो हम फटाक से क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आराम से आंसर दोगे। बस डायग्राम बनाने आ गए आपको, प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है मेरे डायग्राम देख लिया और सोच लिया भैया सर ने सिखा दिए तो अब तो कुछ करने की नीड नहीं है। अपनी कॉपी पे भी बना के जरूर देखना एक एक डायग्राम, ठीक है। चलो अब समझते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। क्या समझते हैं मोनोपोलिस्टिक को? देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ये ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म होती हैं जो सेल करती है क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब ना एक बात समझना, देखो परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा, आप कैसा प्रोडक्ट सेल करते हो, होमोजीनियस, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे भी यही कह रहा हूँ कि क्लोजली रिलेटेड मतलब होमोजीनियस? अगर मैं एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं क्लोजली रिलेटेड ही हूँ। तो मैं मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहा हूँ, मोनोपोलिस्टिक, ध्यान से देखना, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोलिस्ट में कंफ्यूज नहीं होना। एक पॉइंट और बता देता हूँ, अगर मोनोपोलिस्ट लिखा है ना, पोलिस्ट, एक मोनोपोलिस्ट सेलर लिखा है, इसका मतलब ये मोनोपोली सेलर की बात कर रहा है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक लिखा है, पोलिस्टिक, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है, ठीक है। चलो, मोनोपोलिस्टिक में भी आप कैसे प्रोडक्ट बेचते हो, क्लोजली रिलेटेड, यानी यहाँ पे जो आप टीवी, सेम ब्रांड्स थी, दो ब्रांड अगर बन रही हैं तो ब्रांड शेप्स, ध्यान से देखना, ब्रांड शेप साइज सेम थे यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का यही डिफरेंशिएशन है कि सेम नहीं होते ब्रांड शेप साइज, इनमें ही आपका डिफरेंशिएशन होता है, यानी ये आपस में यही डिफरेंशिएट कर जाते हैं। एग्जांपल देता हूं, लक्स का एग्जांपल ले लो और आप डव का एग्जांपल ले लो। क्या लक्स और डव क्लोजली रिलेटेड हैं? आंसर इज यस, क्योंकि बोथ आर मेकिंग सोप। आर दे, ध्यान से सुनना, आर दे सेम ब्रांड? नो, क्योंकि लक्स अपना ब्रांड है, डव अपना ब्रांड है। आर दे सेम इन शेप? नो, यस दे कैन बी सेम इन शेप, अगर दोनों आपस में डिसाइड कर ले, बट क्या सेम शेप होती है? नहीं। लक्स अपने हिसाब से पैकेट निकालता है, डव अपने हिसाब से निकालता है। लक्स चाहे 20 ग्राम का निकाल दे, डव चाहे 40 ग्राम का निकाल दे या 10 ग्राम का निकाल दे। वैसे डव तो निकालता ही नहीं, लूटता है, तो डव तो सस्ता तो देगा नहीं आपको। तो साइज शेप में भी डिफरेंस हो सकता है, लक्स का दिखने का तरीका अलग होगा, कलर अलग होगा, डव का दिखने का कलर अलग होगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा हो। क्या अब इसके फीचर्स तो बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगे। क्या लक्स और डव में हम जब खरीदने जाते हैं, हम बहुत सारे बायर्स हैं, क्या सेलर्स भी बहुत सारे हैं? बिल्कुल, लक्स है, डव है, पियर्स ले लो, संतूर ले लो, कितनी सारी कंपनीज हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं क्योंकि कितने लोग खरीदते हैं मार्केट में, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं। क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है? बिल्कुल है। कैसे है? लक्स ने अपना बनाया है, डव ने अपना बनाया है, बेच दोनों से ऊपर हैं लेकिन दोनों ने अपने हिसाब से बनाए हैं। क्या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है न्यू फर्म्स के लिए? बिल्कुल है। लक्स और डव बेच रहे हैं तो क्या मैं अपना मोहक नाम का ब्रांड लेके नहीं आ सकता मार्केट में? बिल्कुल आ सकता हूँ। कोई रोक के दिखा दे भाई, किसी में दम हो तो बिल्कुल आ सकता हूँ। फ्री एंट्री एंड एग्जिट कहाँ नहीं थी? मोनोपोली में नहीं थी, क्योंकि आप अकेले बनाते थे। यहाँ पे आप दूसरे भी बनाते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। सेलिंग कॉस्ट, अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट थी? बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई कोई ब्रांड ही नहीं है, कोई अगर आप प्रमोशन भी करने गया तो दूसरे का भी प्रमोट कर देगा फ्री में। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में सेलिंग कॉस्ट में आएगी एडवर्टाइज। क्या आप लक्स की एड नहीं देखते? कैटरीना कैफ आती हैं,
या ऐश्वर्या राय ने भी करी है। क्या आप डव की ऐड नहीं देखते, जो वो दिखाता है इधर से आपका थोड़ी देर छोड़ दो सफ़ेद हो जाएगा डव से नहाने से। तो बिल्कुल ऐड पे पैसा खर्चा होता है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, अच्छा परफेक्ट नॉलेज परफेक्ट कंपटीशन में थी क्या? रियलिस्टिकली बात करूं, परफेक्ट नॉलेज हर एक को हो सकती है। आप मार्केट में जाते हो कि आपको सब चीज का प्राइस पता होता है? क्या आपको पता होता है मार्केट में नए प्रोडक्ट कौन से आ गए? नहीं पता होता। आप आज जाते हो, आपको लक्स और डव दिख रहा है, कल आप जाओगे कोई नया ब्रांड भी दिख जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती इस मार्केट की, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होते रहते हैं और आपको नहीं पता कि उनके प्राइसेस किस प्राइस बेस पे वो लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम डिमांड कर्व देखेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी आगे देखेंगे। और सम कंट्रोल ओवर प्राइस, थोड़ा बहुत कंट्रोल ओवर प्राइस होता है। वो भी क्यों होता है? क्योंकि कई बार ब्रांड प्रेफरेंस आ जाती है, तो आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हो प्राइस के ऊपर। क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं है ना कि लक्स बिल्कुल ही सस्ते में बेचना शुरू कर देगा, ऐसा भी नहीं है कि डव बिल्कुल ही सस्ते में बेचना शुरू कर देगा। भाई कल को मान लो लक्स ने कोई प्राइस गिरा दिया, तो डव भी गिराएगा, लेकिन एक लेवल। डव हर चीज में प्राइस थोड़ी गिराएगा। डव बोलेगा भाई मैं क्वालिटी भी तो दे रहा हूँ, मैंने अपने आप को ब्रांड में अलग क्यों किया है? ताकि मैं वो लेवल का कंट्रोल अपने प्राइस पे रख पाता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ आपको कन्विंस कर लिया कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे से अलग है किसी वजह से। आपको लक्स दे रहा होगा जो भी खुशबू वुशबू, मैं आपको सुंदरता भी दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो तो थोड़ा आप कंट्रोल प्राइस पे भी ले आते हो। ये नहीं कह रहा परफेक्ट कंट्रोल, बट सम कंट्रोल। अरे ये क्या खोल दिया सर आपने? ये तो आपने मोनोपोली वाले के टी आर ए आर एम आर सेम कर दिए। बिल्कुल, टी आर ए आर एम आर मोनोपोली से आपके बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, मोनोपोलिस्टिक के। तो आप सेम यहाँ पे भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ये ग्राफ आप ले सकते हैं। बस डिफरेंस मैं क्या दिखाऊंगा, जो मैंने आपको डिफरेंस समझाया था, स्टीपर वर्सेस फ्लैट, समझे? क्यों बताया था इतनी मेहनत करके? ताकि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में भी डिफरेंस दिखा सकूं कि जो मोनोपोलिस्टिक है, क्योंकि उसका फुल कंट्रोल ओवर प्राइस नहीं है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। क्योंकि मेरा फुल कंट्रोल ओवर प्राइस नहीं है, तो मेरी जो डिमांड है, मेरी डिमांड है, और साथ ही साथ क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल थे। मोनोपोलिस्टिक में क्लोज सब्सटीट्यूट कैसे अवेलेबल हैं कि भाई जो लक्स है और जो डव है, अगर आपको डव वाला कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे, बहुत प्राइस बढ़ा ले, तो आप छोड़ दोगे, लक्स पे आ जाओगे, क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास मोनोपोली हो, एक ही आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो कोई नहीं बना पा रहा, तो क्या आप दूसरे के पास जा सकते हो? नहीं। तो जब आप दूसरे के पास नहीं जा सकते तो डिमांड पे बहुत फर्क नहीं आता। यानी आपकी डिमांड कैसी हो जाती है? इन इलास्टिक डिमांड। यानी प्राइस जरा सा घटने पे आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, या प्राइस बहुत ज्यादा थोड़ा बढ़ने से भी फर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। कोई ऐसी चीज बना रहे हो एकदम यूनिक, कोई और दे ही नहीं पा रहा, तो आपकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। आपके प्राइस घटाने बढ़ाने से बहुत लोग इधर उधर ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में आपके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा लेने से क्या लोग इधर उधर हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर सकते हैं। इसीलिए आप देखो, मैंने जो मोनोपोली में ए आर बनाया था वो यूं बनाया था, और क्या मैं यहाँ पे जो ए आर बन रहा है, यहाँ पे आप देखोगे अभी डायग्राम में, क्या वो यूं बन रहा है? क्योंकि वो फ्लैटर है। और ये क्या था? लिटिल बिट ऑफ, ये था स्टीपर, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली में आपके पास कंट्रोल था, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं थे, इसलिए आप इन इलास्टिक डिमांड में ऑपरेट कर रहे थे। और यहाँ पे आपकी थोड़ी इलास्टिक हो गई, क्यों? क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। इसीलिए जो ए आर बना है वो रिलेटिवली फ्लैटर, बाकी सब सेम। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाले ग्राफ्स भी सेम, नॉर्मल लॉस वाले ग्राफ भी सेम, और बाकी सब चीजें सेम। चलिए, ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मेरा गला थक गया, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ा के जाऊंगा, मेरी गारंटी दी है मैंने आपको। चलिए, फाइनली फाइनली लास्ट हम उस पे आ गए हैं, विच इज ओलिगोपोली। अच्छा, ओलिगोपोली को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे कुछ फ्यू बिग फर्म्स होती हैं। क्या होती है? फ्यू बिग फर्म्स, और हर एक का एक सिग्निफिकेंट शेयर होता है मार्केट में। ध्यान से सुनना, हर एक का एक सिग्निफिकेंट शेयर होता है मार्केट में, और बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, बहुत करोड़ों वाली, मतलब लाखों करोड़ों वाली कंपनियां हैं ये। कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही यहाँ पे, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स या करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। और ये बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं होती, लिमिटेड ही होती है, इसलिए इनकी फ्यू फर्म्स आप बोल सकते हो। और इनमें क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है। एक सेकेंड रुकना, चलो। अरे भगवान,
चलो, इनमें क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, यानी इंटरडिपेंडेंस मतलब ये लोग एक दूसरे पे ही बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पे बहुत ज्यादा निर्भर। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, जियो और एयरटेल। क्या जियो बहुत बड़ा प्लेयर है? अरे बहुत बड़ा प्लेयर है यार, पूरी मार्केट कवर कर दी। क्या एयरटेल बहुत बड़ा प्लेयर है? बिल्कुल बहुत बड़ा प्लेयर है। क्या ये पूरे इंडिया में सिम्स बेचते हैं? बिल्कुल बेचते हैं। क्या ये बहुत बड़ी फर्म्स हैं? बिल्कुल है। क्या जियो, एयरटेल, मैं एक बार आपको बोल दूं, वोडाफोन भी ले लो, वीआई, आपने इन तीनों ब्रांड्स के अलावा और भी बहुत सुने सुने होंगे, बहुत लोकल सुने होंगे। क्या बहुत बड़े लेवल पे सुने हैं? नहीं सुने। नहीं सुने ना, एग्जैक्टली बिकॉज दे आर वेरी फ्यू फर्म्स। सो यही ओलिगोपोली की खासियत है कि यहाँ पे फ्यू फर्म्स होती हैं, बट उनका सिग्निफिकेंट शेयर होता है मार्केट में। देखो, जियो ने ऑलमोस्ट, मान लो अगर मैं ये एक पाई चार्ट से समझूं, तो जियो ने लगभग, अगर मान लो 50% ऑफ आज मार्केट कैप्चर कर रखी है, तो बाकी भी एयरटेल ने मान लो कर रखी है, मैं बोल दूं 38%, और 12% कर रखी है वीआई ने। तो क्या इन्हीं ने मिला के ही सारी मार्केट कवर कर ली? और सिग्निफिकेंट शेयर है हर एक के पास, 50%, 38%, 12%। अब 12% भी, अब आप सोच रहे हो कम है, नहीं भाई, 12% पूरी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी होती है, समझ रहे हो ना? तो फ्यू फर्म्स ही इतना डोमिनेटिंग इफेक्ट रखती हैं। फिर आती है इनका होमोजीनियस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ये वर्ड ध्यान से समझना, दे प्रोड्यूस होमोजीनियस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मतलब बनाते तो सेम ही प्रोडक्ट हैं, बट कुछ यहाँ पे भी आपका डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? कुछ डिफरेंशिएशन होता है। कैसे आता है? ड्यू टू द सर्विस दे आर ऑफरिंग। डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? ड्यू टू द सर्विस दे आर ऑफरिंग। अब भाई, जो जियो सर्विस दे रहा है, जो एयरटेल सर्विस दे रहा है, वो अपने हिसाब से दे रहा है। जियो अपने प्लान बनाता है, अलग पैक देता है। एयरटेल अपने पैक देता है। ऑल्दो वो लोग मोबाइल सर्विसेज ही ऑफर कर रहे हैं, बट दे आर ऑफरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स टू यू। आपको अलग अलग तरीके की स्कीम्स में फंसाते हैं, इतने जीबी का डाटा का रिचार्ज करा लो, ये करा लो, वो करा लो। समझ रहे हो? अच्छा, क्या इनके में इंटरडिपेंडेंस होता है डिसीजन में? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ध्यान से समझना। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? मान लो मैंने कोई सामान बनाया, मान लो एयरटेल ने ना अपने रिचार्ज 10 रुपए से सस्ते कर दिए। क्या जियो को भी 10 रुपए से सस्ते करने पड़ेंगे? अब आप बोलो नहीं, क्यों करे जियो? अरे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या करने लगते हैं लोग, स्विच होने लगेंगे एयरटेल की तरफ। अरे ऐसा थोड़ी ही होता है सर, जियो तो जियो है, जियो पे ही रहेंगे हम। अरे भाइयों, इधर आओ, इधर आओ। क्या जब जियो आई थी, जब, अरे भाइयों बोला, बहनों भी बोल देता हूँ, बहनें नाराज ना हो। क्या जब जियो आई थी, तो जियो ने भी तो यही चीज की थी, मार्केट में सब कुछ सस्ता कर दिया था। तभी तो आप उसकी तरफ स्विच होने लगे थे और एयरटेल को छोड़ छोड़ के आए थे। आज से पहले ये उल्टी कवरेज थी, एयरटेल ये 50 to 60% मार्केट कैप्चर करके बैठा था, लेकिन जियो ने आके डिसरप्ट कर दिया मार्केट को, और सारा शेयर छीन लिया एयरटेल का, बहुत सारा शेयर छीन लिया। तो यही बात है कि इंटरडिपेंडेंस होता है, कि अगर दूसरा रिएक्ट कर रहा है तो आपको भी उसको देख के रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से समझना। फिर होती है हैवी सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ये तो आपको पता ही होगा भाई, आप दोनों की ऐड देखते होगे। प्राइस रिजिडिटी। अच्छा, प्राइस रिजिडिटी क्या होता है? ध्यान से समझना। मान लो एयरटेल ने प्राइस घटाया, तो क्या जियो को उसके रिस्पॉन्स में प्राइस घटाना पड़ता है? बिल्कुल घटाना पड़ता है, बिल्कुल घटाना पड़ता है। ध्यान से समझ लो, नहीं तो जियो का बहुत सारा शेयर चले जाएगा। आपने देखा होगा, जब एयरटेल ने प्राइस घटाया था तो जियो ने भी प्राइस घटा लिया था। क्यों? ताकि कैप्चर कर सके। तो एयरटेल ने मान लो 10 रुपए से प्राइस घटाया, तो जियो को भी उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर एयरटेल 10 रुपए से प्राइस बढ़ा दे, ध्यान से सुनना, अगर एयरटेल 10 रुपए से प्राइस बढ़ा दे, तो क्या जियो भी प्राइस बढ़ाएगा? नहीं भाई, जियो बोलेगा जा बढ़ा ले, क्या दिक्कत है, सब तेरे और कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, ये पेपर का क्वेश्चन है। क्या आपका राइवल आपके प्राइस रिड्यूस करने पे रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा। बट क्या प्राइस बढ़ाने पे रिएक्शन देगा? नहीं देगा। प्राइस बढ़ाने पे कोई रिएक्शन नहीं देगा आपको। इसीलिए यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी होती है। क्या होती है प्राइस रिजिडिटी? कि आप प्राइस घटने पे तो घटा रहे हो, लेकिन बढ़ने पे आप नहीं बढ़ा रहे। ठीक है। और ग्रुप बिहेवियर देखो, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी फर्म है, तो ये कोशिश करती है कि ना हमने सिमिलर पैक्स रखें और ग्रुप बिहेवियर करें, जिससे कि क्या हो, कस्टमर को फायदा नहीं हो। क्यों?
अच्छा एक बात बताओ, अगर सारी फर्म मान लो जबरदस्ती कोई एक फर्म प्राइस गिराती चली जाए 10 20, गुस्से में आके मैं तो गिराऊंगी, इससे नुकसान किसको हो रहा है? क्या मान लो अगर एयरटेल प्राइस घटाती चली जाए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए और घटा दे, 1000 रुपए प्राइस घटा दे, मैं कह रहा हूँ फ्री बांटना शुरू कर दे, इससे फायदा किसका है? कस्टमर का। क्या नुकसान है जियो का? बिल्कुल नुकसान है। जियो के सारे भाग जाएंगे बंदे। क्या वोडाफोन के भी भाग जाएंगे? बिल्कुल भाग जाएंगे। अरे भाई सब बंदे भाग जाएंगे तो नो, एयरटेल भी लूट रही है, एयरटेल को भी कमाई नहीं हो रही। क्यों जियो हर समय तक फ्री नहीं दे पाई? क्योंकि जियो को कमाना भी तो है हर समय तक, कि अगर जीरो में बेचती रहेगी तो वो खुद भी नहीं कमा पाएगी। चाहे दूसरों को तो लुटा दिया उसने एयरटेल वोडाफोन को, लेकिन क्या खुद भी कमा पा रही थी? नहीं। तो अगर यहाँ पे कोशिश की जाती है कि आप ग्रुप में रिएक्ट करो, एक साथ मिल के चलो, जिससे कि क्या कर सको, आप आपस में फायदा उठाओ और कस्टमर्स को ज्यादा फायदा ना पहुंचने दो। इसीलिए यहाँ पे लोग फॉर्म करते हैं कार्टेल। कार्टेल बोला जाता है। कार्टेल मतलब जब सब लोग मिल के डिसीजन मेकिंग करते हैं और एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लेते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पेपर में पूछा भी जा सकता है आपको। ओपेक, ओपेक इज द एग्जांपल ऑफ ओलिगोपॉली। इसको कहते हैं हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और इनका ये कार्टेल है, यानी इन्होंने ओलिगोपॉली, एक इनका कार्टेल है, मिल के चलते हैं, कोल्यूट करते हैं। कोल्यूसिव ओलिगोपॉली है। कोल्यूसिव का मतलब मिल के डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस जो आप देखते हो, मिल के एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर लेते हैं। सारी गल्फ कंट्रीज के यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं प्रतिनिधि, या जो आप बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव्स। हर गल्फ कंट्री, क्योंकि गल्फ कंट्री के बाद बहुत सारा ऑयल है, तो हर गल्फ कंट्री, या मान लो एक अमेरिका का बंदा, एक इंडिया से भी हो, ये लोग मिलके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई प्राइस क्या होगा। मेजरली आप दूसरी कंट्रीज हटा दो, मैं बोल देता हूँ सिर्फ गल्फ कंट्रीज होती हैं जनरली, मिल के डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या रहेगा। क्योंकि अगर ये लड़ने पे आए, कोई बोलते भाई मैं तो सस्ते में बेचूंगा, तो उससे क्या होगा, बाकी कंट्रीज का, गल्फ कंट्रीज का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मिल के चलते हैं, एक ही प्राइस पे कोशिश करते हैं मार्केट में हमारा आइटम जाए, और मिल के एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं मीटिंग में, जिससे कि सबको फायदा हो। ठीक है, चलिए। क्या यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री है? बिल्कुल बिल्कुल है बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री क्या मोनोपोली जितनी है? मोनोपोली में तो आप देखो एंट्री बैरियर किस तरीके से थी, क्योंकि कोई और बना ही नहीं सकता, इसलिए वो आ नहीं सकता। बट यहाँ तो और बना सकता है। बट दिक्कत क्या होती है, जियो और ये जिस लेवल से ऑपरेट करते हैं ना, यहाँ पे आप कैसे बैरियर्स लगाते हो, लीगल बैरियर्स। क्योंकि आपको जियो जैसी कंपनी सेट करने के लिए कितनी बड़ी यूनिट चाहिए, लीगल एक्सपेंसेस आपके बहुत तगड़े, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बहुत सारे पेटेंटिंग, लाइसेंसिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, इन तरीकों से आप ट्रेड में बैरियर्स लगा देते हो कि नई फर्म इजीली नहीं घुस सकती। क्या आप अपनी नई कंपनी खड़ी कर सकते हो सिम की और इनसे compete कर सकते हो? नहीं, कितने सारे उसके पीछे प्रोसेसेस लगेंगे। तो इस तरीके से होता है। अब इसका जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। क्यों होता है? मतलब आप फाइंड नहीं कर सकते कि डिमांड कर्व कैसा होगा। इसका मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। मैंने क्या बोला, आप प्राइस घटने पे तो रिएक्ट कर रहे थे, क्या आप प्राइस बढ़ाने पे रिएक्ट कर रहे थे? नहीं। तो क्या आप डिमांड डिसाइड कर पाओगे? नहीं। देखो आप, इसीलिए ओलिगोपॉली में जो डिमांड कर्व बनता है उसको कहते हैं किंक्ड डिमांड कर्व। किंक्ड मतलब थोड़ा टेढ़ा। और ये किसने दिया था? पॉल ए स्वीजी। अगेन क्वेश्चन आता है पेपर में कि किंग्ड डिमांड कर्व किसने दिया था? पॉल ए स्वीजी ने। ठीक है, अब देखो ये डिमांड कर्व बनता कैसे है। प्राइस है मेरा, ये प्राइस और ये डिमांड है मान लीजिए। मैं आपको अब यहाँ पे ना हाइलाइटर से बताता हूँ। चलो, ये मेरा प्राइस है, यहाँ पे डिसाइड हो गया, ये प्राइस और डिमांड मेरी हो रही थी। अच्छा मान लो मेरा प्राइस बढ़ा, प्राइस घटा, मैं बोलता हूँ प्राइस घटा। पहले हम घटने की बात करते हैं। जब प्राइस घटता है तो क्या करते हो आप? प्राइस घटने पे क्या होगा? डिमांड बढ़ती है। तो आपकी डिमांड देखो मार्केट में कैसी है, मार्केट में डिमांड कैसी है ये। नहीं, इसको छोड़ दो, दोबारा समझाता हूँ। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्राइस बढ़ने पे और प्राइस घटने पे हम क्या देख रहे हैं? डिमांड देख रहे हैं। तो जो ऊपर पहले कर्व स्टार्ट होता है वो कैसा है, देख पा रहे होगे, थोड़ा सा फ्लैटर है। क्या ये फ्लैटर है? बिल्कुल है सर, फ्लैटर तो है। मैंने क्या बताया था, फ्लैटर कर्व का मतलब क्या होता है? फ्लैटर कर्व का मतलब होता है इलास्टिक। इलास्टिक होता है। क्यों इलास्टिक होता है? क्योंकि आप थोड़ा सा प्राइस घटाओगे तो आपकी डिमांड में फर्क आ रहा है। क्या अगर जियो प्राइस सस्ता करता है या एयरटेल प्राइस सस्ता करता है तो डिमांड एकदम से बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। तो मान लो मैंने प्राइस घटाया
तो मेरी डिमांड एकदम से बढ़ गई, और एकदम से बढ़ गई तो मेरा कैसा कर्व हो गया, फ्लैटर कर्व हो गया ये वाला। लेकिन अगर मैंने क्या करा, प्राइस बढ़ाया, प्राइस बढ़ाया और प्राइस घटाया, तो अगर मेरी डिमांड कर्व क्या हो गई यहाँ पे, इनइलास्टिक भी हो जाती है। कैसे हो जाती है इनइलास्टिक, ध्यान से समझना। इनइलास्टिक पहले तो डिमांड कर्व कैसी होती है, स्टीपर कर्व बनता है। क्या होता है, स्टीपर कर्व बनता है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी है, आपको पता नहीं है आप कैसे रिएक्ट करोगे, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, कभी तो आपका डिमांड कर्व फ्लैटर हो जाएगा और कभी तो आपका डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी फर्म किस तरीके से रिएक्ट करेगी। अगर सारी फर्म्स पैसा गिरा देंगी, अगर सारी फर्म गिरा देंगी तो वो फ्लैटर कर्व पे रहेंगी, यानी सबको नुकसान होगा। सब प्राइस घटाने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, कस्टमर को तो फायदा हो रहा है। लेकिन अगर सारी मिलके चलेगी तो स्टीपर डिमांड कर्व पे चल लेंगी। अगर सारी मिलके ऑपरेट कर रही हैं तो इनइलास्टिक डिमांड कर्व का दे विल गेट एडवांटेज, क्योंकि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, मिलके चलने से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आप प्राइस गिरा ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा, बहुत लिमिटेड प्राइस गिरा रहे हो और उसका बहुत ज़्यादा असर आ भी नहीं रहा। तो आपका जो डिमांड कर्व होता है इसमें सिचुएशन में किंक्ड डिमांड कर्व बनता है। तो फाइनली बहुत ही मुश्किल से ये हमने कंप्लीट कर दी है, बहुत ही मेहनत लगा के ये कंप्लीट कर दी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वैसे मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। मैं बोलूँगा 1.5 दिन लगा है मुझे पूरा इसको प्रिपेयर करने में आपके लिए। एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आए इस वीडियो को देख करके, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। एंड पूरा बहुत अच्छे से ओलिगोपोली को कवर करने की कोशिश करा है, सॉरी सारी मार्केट्स को कवर करने की कोशिश करा है। अगर आपको बिल्कुल मज़ा आया हो तो टेलीग्राम का लिंक दिया है यहाँ पे, आपको साइड में भी नीचे दिख रहा होगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्कैन करके भी आ सकते हैं या नाम भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ लिखा है आपका टेलीग्राम के लिए। तो ये आपको पीडीएफ में वहीं प्रोवाइड करा दूंगा। एंड साथ ही साथ प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। आई होप आपको बहुत मज़ा आए।